तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये आपकी लास्ट क्लास होने वाली है घटना चक्र सीरीज की। और इसमें आपको क्या खेल और आपका जो यूपी स्पेशल रह गया था वो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और आपकी घटना सार भी पैरेलल में चल रही है, तो उसमें आपका राष्ट्रीय टॉपिक समाप्त हो गया है और अनुभव सर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपका करवाया जा रहा है। तो एक दो क्लासेस में वो भी आपका जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। हम समझ रहे हैं ये सीरीज थोड़ी सी लेट हो रही है और आपका एग्जाम भी नजदीक ही आ गया है, तो पैनिक की कंडीशन तो क्रिएट होती है। लेकिन आप ठीक है, आपने पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो एक दो क्लास जो आपकी बची हैं, तो आप ये भी साथ साथ करते चलिएगा। अब ज्यादा क्लासेस नहीं आएंगी करंट अफेयर्स की, तो आपका लगभग पूरा करंट अफेयर्स समाप्त हो जाएगा। और जो मिसलिनियस टॉपिक्स के लिए आप मैसेज कर रहे हैं, तो मिसलिनियस टॉपिक्स के लिए भी आपकी एक दो क्लास जो बूस्टर सीरीज टाइप से आपको एक दो नंबर कैसे प्राप्त करें उस टाइप से एक सीरीज चला दी जाएगी। एक दो दिन में आपको पैरेलल सीरीज छोटी छोटी क्लासेस आपको कंटिन्यू कर दी जाएंगी, जिससे आपके एक दो नंबर कैसे आप बढ़ा सकें उस पर आपकी कुछ वीडियोस रहेंगी। तो सीधा चलते हैं, आज का ये परिदृश्य आपका जो खेल परिदृश्य है इसको सीधा समझेंगे। और चूंकि खेल आप देख रहे होंगे, यदि आपके पास बुक होगी ना, तो घटना चक्र में खेल को बहुत डिटेल्ड में दिया गया है। तो हमें इतना खेल जानना भी नहीं है। एक से दो जो क्वेश्चन आते हैं, हमें मेन मेन उन्हीं क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे केवल उनको देखना है। तो हमें बहुत ज्यादा खेल में घुस के नहीं जाना है, क्योंकि हर किसी का खेल बैकग्राउंड नहीं होता है। जिसका खेल बैकग्राउंड मतलब ये समझिए, जिसको खेल में इंटरेस्ट होगा, जैसे क्रिकेट हो गया, तो वो थोड़े से खेल में इंटरेस्ट रख लेता है, जैसे ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक हो गया। बट हर कोई मतलब गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो आपको उनके हिसाब से भी चलना है, तो हमें उनके हिसाब से उनको भी साथ लेकर चलना है। तो खेल को हम केवल एक ऐसे नजरिए से देखेंगे जिससे केवल आप अपने क्वेश्चन को हल कर सकें, ना कि खेल में बहुत अंदर घुस के रह जाना है कि 2 घंटे की खेल की ही क्लास हो जाए। तो आपको खेल को छोटे से मतलब ओवरव्यू देते हुए खेल को निकलना है, कौन कौन से सेक्शन से आपके खेल के क्वेश्चन हैं जो पुटअप किए जा सकते हैं आयोग के द्वारा। तो सीधा खेल पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रैंड स्लैम, जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है जो लॉन टेनिस के लिए, टेनिस और बैडमिंटन में तो आप कंपैरिजन कर ही लेते होंगे। टेनिस जो आपका किससे, बॉल से खेला जाता है, और आपका जो बैडमिंटन होता है आपका वो किससे खेला जाता है, बैडमिंटन आप जानते हैं जिसको हम कॉक या चिड़िया बोलते हैं, तो जिसमें पीवी सिंधु हम खेलती हैं। तो आप उस इससे समझ रहे होंगे। तो ये लॉन टेनिस के लिए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, जिसमें हमारे रोहन बोपन्ना खेलते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो सीधा चलेंगे और पहले तो समझेंगे, इसमें पूरे साल भर में 4 आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसको क्या होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन जो आपके हैं ना, तो ये आपके 2025 के हो चुके हैं। विंबलडन इसमें 24 का दिया हुआ है, लेकिन विंबलडन रिसेंटली में 25 का भी हो गया, जिसमें विराट कोहली गए थे, तो जिससे वो काफी उनकी क्लिप्स भी वायरल हुई थी। और यूएस ओपन दिसंबर में होता है, जो अभी हुआ नहीं है। तो आपको विंबलडन और यूएस ओपन 24 की याद रखने हैं, जो पिछले साल के हैं। और आपको ओलंपिक, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन आपको जो नए हैं तो वो याद रखने हैं। तो सबसे पहले आप यहां समझिए कि ये होते कैसे हैं। तो देखिए, आप पूरा वर्ल्ड का मैप तो जानते ही हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आता है आपका सबसे नीचे। तो एक नंबर पे आपका क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो एक पे होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले जनवरी में यही हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप यूरोप में जाएंगे, क्योंकि एशिया अफ्रीका में कोई आपका विंबलडन नहीं होता है, मतलब कोई आपका ग्रैंड स्लैम नहीं होता है टूर्नामेंट जो लॉन टेनिस का है। उसके बाद सीधा आप यूरोप में जाएंगे, तो यूरोप में आपका फ्रेंच फ्रेंच पोलिनेशिया, मतलब फ्रेंच जो कॉन्टिनेंट है फ्रांस में, मतलब तो आपका कहाँ होता है, फ्रेंच ओपन होता है दूसरे नंबर पे। उसके बाद आपका विंबलडन। तो विंबलडन कहाँ से फेमस हुआ, विंबलडन लंदन से, डन से ही समझ आ रहा होगा कि विंबलडन लंदन में, तो ये यूके में, लंदन में होता है, इंग्लैंड में। उसके बाद चौथा रह गया आपका कौन सा, यूएस ओपन। तो यूएस ओपन कहाँ होगा आपका, अमेरिका में। तो आप यहाँ से ऐसे चलेंगे ना, तो आप ये समझ जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये क्यों याद करा रहे हैं, क्योंकि ये ना सीरीज ऐसे ही चलती है। सबसे पहले आपका क्या चलेगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे नीचे है। फिर उसके बाद आप आएंगे उल्टे से चलेंगे तो फ्रेंच ओपन। फिर उसके बाद आपका विंबलडन जो इंग्लैंड या आपका यूके लंदन में होता है। उसके बाद है आपका यूएस ओपन। तो इसको 4 की सीरीज में रखेंगे और आप नीचे से चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, लंदन और यूएस। तो ऐसे समझ गए होंगे। और स्टार्ट भी ऐसे ही होता है, ये जनवरी से लेके और दिसंबर तक ये चलते हैं। ठीक है, तो आप इनकी सीरीज समझ गए होंगे। उसके बाद जब आपको ट्रिक्स बताई जाएगी तो याद रखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब हमें किसका याद रखना है, पुरुष और महिला का। सबसे पहले पुरुष का रखेंगे। तो पुरुष की जो हम पिछली बार सीरीज बनाए थे उसी सीरीज को फॉलो करते हुए चलेंगे। क्या बनाए थे, पुरुष अपनी सास से डरता है, एस डबल ए एस। एस डबल ए एस का मतलब एस से सिनर, ए से आपका अलगराज, ए से अलगराज और एस से फिर से सिनर, मतलब एस, एक मिनट, एस आपका ये हो गया डबल ए एस। तो ठीक है, यहां से समझ रहे होंगे, एस से आप सिनर, अलगराज, अलगराज और आपका सिनर। ठीक है, तो ये आपके चारों लाइन से हो गए। और आप ऐसे समझ जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, जो आपको चारों सीरीज में भी बता दिए गए हैं। और फिर पुरुष अपनी सास से डरता है, तो एस डबल ए एस। अब इनके भी देश पूछे जाते हैं कि ये कौन से देश से आते हैं। तो सिनर, सिनर को आपसे कैसे याद कराया था कि सिन, सिन मतलब पाप। जब व्यक्ति पाप कब करता है, जब टल्ली होता है।
व्यक्ति पाप कब करता है, जब वह टल्ली होता है। तो सिनर से आप टल्ली, इटली। जैनिक सिनर आपके कहाँ के हैं, या यानिक सिनर, तो सिनर पकड़ना है। सिनर कहाँ से है, सिनर आपके इटली से हैं, तो शिन पाप, पाप कहाँ है, टल्ली। ठीक है, उसके बाद है अलग राज, तो इसका राज पकड़ेंगे। कौन सा व्यक्ति, जब व्यक्ति राज करेगा, जब व्यक्ति राज करने जाता है तो उसे क्या पेन झेलना पड़ता है, पेन, स्पेन। तो अल्कराज कहाँ से है, आपके स्पेन से, और आपके सिनर कहाँ से हैं, टल्ली, इटली से। तो अब समझ गए होंगे, SAAS, सिनर, अल्कराज, अल्कराज और सिनर। तो आप चारों मतलब देखिए, फ्रेंच और विंबलडन आपके अल्कराज जीते हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन आपके सिनर जीते हैं। तो सिनर, टल्ली, अल्कराज आपका स्पेन, पेन से याद रखेंगे। उसके बाद चलेंगे आप महिला, हम महिला सिंगल और पुरुष सिंगल में देख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे, तो देखिए मेडिसन कीज आपकी यूएसए से जीती हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद है आपकी कोको गॉफ आपकी यूएसए से ही ये भी जीती हैं। तो ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच दोनों यूएस की महिलाओं ने जीती है। उसके बाद है बारबोरा क्रेजिकोवा, ये चेक गणराज्य की हैं, और एरिलेना ये आपकी सबलेंका जो आपकी बेलारूसी है। तो अब आप कहेंगे इनको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यूएस में, देखिए यूएस में ट्रंप आया तो वो सन की व्यक्ति है, तो उसी प्रकार महिलाएं भी उसकी सन की व्यक्ति होंगी। तो इसको कैसे याद रखिए, देखिए मैड सन की, तो मैड सन की, मेडिसन कीज, मेडिसन कीज, तो मैड सन की यूएसए की महिलाएं, क्या महिलाओं के बारे में, पुरुष तो यूएसए के, मतलब कि जो ट्रंप की ट्रिक बनाए, ट्रंप आप जानते होंगे कितने सन की व्यक्ति हैं, उनको किस प्रकार से सन की श्रेणी में रखते हैं। ये कहा मजाक के ही तौर पर जाता है, लेकिन आप उनके कारनामों से भी समझ सकते हैं। तो कोई अदर वे में ना लीजिए कि उनको सन की कह रहे हैं, या किसी मतलब एक बड़े देश के एक आप कहेंगे राष्ट्रपति को ऐसे बोल रहे हैं, तो केवल हम ट्रिक बनाने के लिए याद करते हैं, किसी को अदरवाइज नहीं लिया जाएगा ये। तो ठीक है, मैड और सन की से याद रखेंगे, तो मेडिसन कीज, मैड सन कीज मतलब कि वहां की मेड, या मेड से कर लीजिए, या यूएस की मेड सन कीज, या यूएसए की महिलाएं। पुरुष तो सन कीज, मतलब ट्रंप राष्ट्रपति तो सन की हैं ही, मैड सन कीज। तो आप समझ जाएंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, हम चारों की सीरीज एक साथ देख रहे हैं, तो हमने SAAS उसी प्रकार से ट्रिक बनाई है आपकी सास। उसी प्रकार देखेंगे मेडिसन कीज, तो मेडिसन कीज, मैड सन कीज, ये यूएसए की हो गई। अब कोको गॉफ, कोको गॉफ को आपकी ट्रिक कैसे बनाएंगे, कोको कैसी, जब मेड सनकीज होगी, मतलब आपकी वहां की महिलाएं सनकी होंगी, सनकी से बनाया है जो ट्रिक आपकी, जब वहां की महिलाएं सनकी होंगी तो क्या करेंगी, काव काव करेंगी, काव काव। वहां की महिलाएं सनकी होंगी तो क्या करेंगी, काव काव। तो ये भी देखिए, कोको गॉफ आपकी यूएसए की है, मेडिसन की, काव काव। जब आप ऐसी ट्रिक सुनेंगे ना, आपको लग रहा होगा भी कि बेफालतू की ट्रिक है, बेहूदी ट्रिक है, तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, आप जब आप ऑप्शन देखेंगे तो क्लिक कर जाएगा इंस्टेंटली कि कोको काव काव, कोको काव काव, मेडिसन, मेडिसन कीज। तो ऐसे आपको क्लिक कर जाएगा। फिर आप यूएसए से भी दोनों को क्लिक कर सकते हैं कि यूएसए की सन की महिलाएं किस प्रकार काव काव करती हैं। अब उसी से जुड़ी हुई ट्रिक हमारी दो आगे की भी है। तो देखिए, बारबोरा क्रेजिकोवा, तो ठीक है, अब उसको कैसे करेंगे, ऐसा कौन सा कौवा है जो क्रेजी हो गया है, क्रेजी हो गया है कौवा, जाकर चेक करो। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं, कौन सा कौवा है जो बार बार क्रेजी हो गया या क्रेजी हो गया, ऐसे कौवा, जाकर उसको चेक करो। ये तो हमने पिछली बार भी इसकी ट्रिक बनाई थी, तो ये तो सेम ही है आपका विंबलडन में। उसके बाद है एरिलेना, एरिना सबलेंका, एरिना सबलेंका। सबलेंका को कैसे याद रखें, कैसे याद रखा था हम लोगों ने, सबकी लंका लगा दी है, सबकी लंका। किस महिला ने सबकी लंका लगा दी है, किस देश ने। अच्छा, एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, सबकी लंका। सबकी लंका किसने लगाई हुई है, तो देखिए ऐसा रूस जो बैल की तरह व्यवहार कर रहा है। कौन सा वह, ऐसा रूस जो बैल की तरह व्यवहार कर रहा है, उसने सबकी लंका लगा दी है। तो ऐसा रूस जो बैल की तरह व्यवहार कर रहा है, उसने सबकी लंका लगा दी है। तो ये आपका सबलेंका, एरिना सबलेंका हो गया बेलारूस से। तो आप समझ गए होंगे, मैड सन की यूएसए से जो काव काव कर रही है, तो आपका वो हो गया फ्रेंच ओपन। उसके बाद है आपका बारबोरा क्रेजिकोवा, ऐसा कौवा जो क्रेजी हो गया है, बार बार क्रेजी हो गया है, तो उसको जाके चेक करो। तो ये हो गया चेक गणराज्य। सबकी लंका किसने लगा रखी है, ऐसा रूस जो बैल की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो अब चारों समझ गए होंगे। एक बार चाहे तो रब करके भी देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहेगी जिससे। तो आपको पुरुष का कैसे याद रखना है, पुरुष का तो आपको बता ही गया है कि पुरुष को आपको कैसे याद रखना है, SAAS से। तो SAAS, सास आपकी, सिनर, अलकराज, अलकराज और सिनर, सिन पाप, तो टल्ली होके जब कोई पाप कर रहा है। और उसके बाद है अल्कराज, राज करना है तो पेन झेलना पड़ेगा। तो आपके हो गए पुरुष की याद। उसके बाद ऐसी मैड या मैड सन की व्यक्ति महिला है जो, वो यूएसए की है। क्यों काव काव कर रही है, काव काव ज्यादा कर रही है, तो वो यूएसए हो गया। अब ऐसा कौवा जो क्रेजी हो गया, जाके उसको चेक करो।
तो चेक गणराज्य की क्रेजिकोवा। सबकी लंका लगा रखी है, ऐसा कौन सा रूस के मतलब रूस की तरह जो बैल व्यवहार कर रहा है उसने सबकी लंका लगा रखी है। ठीक है, तो बैल की तरह व्यवहार कर रहा है रूस, तो बेलारूस सब लंका। अब उसके बाद नहीं पढ़ना है ये जो पुरुष युगल है, क्योंकि पिछली बार तुम्हारे रोहन बोपन्ना थे तो हमने इनको मतलब डबल्स वाले भी पढ़े थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं पढ़ने की जरूरत हो। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये आपके क्या खत्म होते हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आपके यहाँ से खत्म होते हैं। केवल इसमें आपके दो ही पूछे जाते हैं, मेन सिंगल या मेन डबल्स। और आपको बताया ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, और उसके बाद विंबलडन, और उसके बाद क्या बताया आपको, यूएस ओपन। SAAS 7 से बताया। फिर आपको बताया कि यूएसए की दो महिलाएं हैं, जो मेडिसन है वो क्यों काव काव कर रही है। ठीक है, उसके बाद बताया आपको, क्या बताया आपको, विंबलडन, और आपको फ्रेंच सॉरी यूएस ओपन की भी बताई। तो अब चारों इसी तरीके से ये 8 नाम याद रख लीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर ही मिल जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। तो चूंकि ओलंपिक पहले होते हैं फिर उसके बाद पैरालंपिक होते हैं, ये तो आप सेम जानते हैं, उसी जगह पर होते हैं, सेम थीम होती है, सेम शुभंकर होता है उनका। बस पहले ग्रीष्मकालीन होते हैं, चूंकि ये पहले स्टार्ट हुए थे तो इनका नंबर भी 33वां है, और ये पैरालंपिक आपके बाद में स्टार्ट हुए थे। और ओलंपिक में नॉर्मल व्यक्ति जाते हैं और पैरालंपिक में आप जानते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहाँ हुआ है, दोनों पेरिस फ्रांस में हुए हैं, और दोनों का शुभंकर क्या है, द फ्रीज ऐसे याद रख सकते हैं कि ओलंपिक में तो नहीं, लेकिन हमें पैरालंपिक में इतने मेडल मिले कि हम उस प्रकार से फ्रीज हो गए। कुछ भी आप ट्रिप बना सकते हैं, जैसे ये फ्रांसीसी टोपी का नाम है लेकिन ये फ्रीज, तो द फ्रीज। और नेक्स्ट कहाँ होने, ये आपके लॉस एंजल्स यूएसए में। तो लॉस एंजल्स यूएसए में आपके नेक्स्ट ओलंपिक या पैरालंपिक दोनों होने हैं। ये आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन यहाँ से देखते चलेंगे तो आगे इजी रहेगा। तो आप क्या समझे कि देखिए ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों आपके कहाँ हुए हैं, दोनों आपके पेरिस फ्रांस में हुए हैं। द फ्रीज, फ्रीज कर दिया तो फ्रीज आप याद रख सकते हैं उनका शुभंकर। अब देखिए कुछ फैक्ट ये देख लेते हैं पहले इसमें। भारतीय पैरालंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देवेंद्र झाझरिया बने हैं। और ओलंपिक समिति की अध्यक्ष कौन बनी है, वो पीटी उषा बनी है। जब आपने ओलंपिक को फॉलो किया होगा, जो भी ओलंपिक को फॉलो कर रहे थे, तो किस प्रकार पीटी उषा पूरी एक्टिवनेस दिखा रही थी, बार बार उनकी ही इंटरव्यू आ रहे थे, तो हम समझ सकते हैं वो हेड थी उनकी। ठीक है, तो आप पीटी उषा को याद रख सकते हैं। अब एक सेफ्टी मिशन होते हैं, सेफ्टी मिशन मतलब ये समझ लीजिए कि गार्जियन कह सकते हैं आप उनको, कि गार्जियन होते हैं, उनकी देखभाल के लिए बनाए जाते हैं, जो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो सेफ्टी मिशन कौन होते हैं, गार्जियन होते हैं, भारतीय दल के प्रमुख होते हैं, मतलब एक प्रकार से पूरी देखभाल करते हैं, उनको गार्जियन कह सकते हैं। तो आप गार्जियन से गगन नारंग, गा से गा मिला सकते हैं कि गार्जियन कौन है, सेफ्टी मिशन मतलब सेफ्टी मिशन या गार्जियन कौन है आपके, गगन नारंग है आपके। तो ये किसके हैं, ये हैं आपके ओलंपिक के। और पैरालंपिक के कौन है, पैरालंपिक के सत्य प्रकाश सांगवान, सांगवान। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ये आप रखिए। अगर ये छोड़ भी दें तो भी चल जाएगा, लेकिन भारतीय दल के जो ओलंपिक के प्रमुख सेफ्टी मिशन थे उनको आप याद रखिए गार्जियन से, गा से गगन नारायण, गा से गा मिलाइए। देखिए कितने गा रहे हैं, गा गा ने, गगन में दो गा फिर गा, तो गा से मिला सकते हैं गार्जियन, सेफ्टी मिशन आपके गगन नारंग हो गए। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आप देखिए आपको कैसे याद करवाएंगे कि ओलंपिक और पैरालंपिक में आपको कितने मेडल प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे, ये सेक्शन चूंकि हम ओलंपिक का देख रहे हैं तो ये यहां से याद रखिए। ओलंपिक में देखो कैसे याद रखना है आपको, कि ओलंपिक में आपको कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिले हैं, उसी से आप पूरे ओलंपिक और पैरालंपिक को याद रख सकते हैं। पिछली बार भी आपको सेम ही ट्रिक कराई थी, तो जिसने पिछली बार की क्लासेस देखी होंगी तो आप बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे कि इन फैक्ट को कैसे एक्रोनेम करके आपको याद रखना है। क्योंकि यूपी के जो पीछे के एग्जाम अभी रिसेंट में हुए हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, तो उसमें भी आपके अभी किए ओलंपिक और पैरालंपिक के गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल की संख्याएं पूछी गई है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आयोग इन भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कैसे याद रखना है, सबसे पहले देखिए 0 + 1 + 5। अब कहेंगे ये क्या है, तो देखिए ये क्या हो गया आपका, 0 आपको कहा क्या मिले ओलंपिक में, 0 आपको गोल्ड मिले हैं, गोल्ड, सिल्वर, और आप रखेंगे ब्रॉन्ज से। ठीक है, तो 0 गोल्ड 1 सिल्वर नीरज चोपड़ा लाए, आपको 5 ब्रॉन्ज मिले हैं, तो इनको टोटल करेंगे तो 6 मेडल आपको मिले हैं। अब यहाँ आप पकड़ेंगे 6, आपकी सीरीज ये हो गई। अब 6 के बाद आपको देखिए 2 भागों में बांटना है इसको, तो 6 से 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 के बाद 1 जोड़ दिया, इसके पीछे 1 लगा दिया, तो ये आपकी रैंक हो गई, तो ये आपकी ओलंपिक में रैंक हो गई। अब उसके बाद 7 यहाँ लिख दिया था आपने, एक 7 यहाँ लिखा था, एक 7 को यहाँ लिखेंगे। अब ये 7 यहाँ लिखने के बाद ये आपकी यहाँ से सीरीज बन जाएगी किसकी, पैरालंपिक की। ठीक है, समझ गए, पैरालंपिक की आपकी सीरीज बन गई है। अब यहाँ से पैरालंपिक की कैसे सीरीज बन गई, देखिए 7 आ गया है आपका, तो 7, उसके बाद 2 छोड़ेंगे 9, उसके बाद 4 तो 13, 7 + 2 9 + 4, तो ये हो गए आपके 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। एक मिनट, 7 गोल्ड
9 आपके सिल्वर, 13 आपके ब्रॉन्ज। सेम आपको पीछे भी ट्रिक बताई थी, सॉरी पिछली बार जो ट्रिक कराई थी आपको, ओलंपिक भी अच्छे से कराया था, पैरालंपिक भी कराया था। तो कैसे याद रखना है आपको, सबसे पहले 0, 1 और 5 से, तो 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 आपके ब्रॉन्ज। एक बार समझ लीजिए, फिर यदि याद ना रहे तो आप रट लीजिए। वैसे आपको मेरे हिसाब से समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि जिसने पीछे भी क्लास करी है तो सेम ट्रिक पिछले भी आपको बार कराई गई थी। तो 0 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये याद आपको बस रखना है। 0, 1, 5 जोड़ेंगे 6 हो गया आपका। 6 के बाद आपने दोनों साथ दोनों तरफ लिखे, साथ में एक इस तरफ लिखा, तो ये आपकी रैंक बन गई, तो 71 रैंक है। अब यहाँ लिखा 7, 7 से आप क्या चलेंगे, पैरालंपिक में। अब पैरालंपिक में 7 लिखा है, तो 7 देखिए आपके गोल्ड है, 2 जोड़ेंगे इसमें 9 सिल्वर है और 13 आपके ब्रॉन्ज हो गए। तो 7 + 2 9, 9 + 4 13। तो ये आपके टोटल आप कर लेंगे 9 7 16, 16 13 आपके कितने हो जाएंगे, 16 13 जोड़िए तो आपके 29 टोटल मेडल हो जाएंगे। अब 29 टोटल तो आप वहां ही कर लेंगे जब 7 9 और 13 कर लेंगे। अब यहाँ जो अपने 7 को पकड़ा था, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और इसके आगे 1 लगा देंगे, तो ये आपकी 18 रैंक हो गई। ये ऐसे नहीं भी याद रह रहा है तो पैरालंपिक ये समझ लीजिए हमारा कि 18+ हो गया, मतलब बालिग हो गया अब हमारा पैरालंपिक। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आपको 4-5 जो फैक्ट याद रखने हैं, एक तो रैंक याद रखनी है दोनों की, हमारी क्या रैंक थी 71 और 18। और इसमें याद रखने हैं 0 1 5 मतलब टोटल 6 मिशन, 6 मतलब कि आपको मेडल मिले हुए थे। 7 9 13 तो आपको टोटल 29 मेडल मिले हुए थे। तो आपको ये सब याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से समझ लीजिए। 1 मिनट, देखिए 0 + 1 + 5 गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोटल 6। अब 6 को 2 भागों में बांटेंगे, 7 1 1 जोड़ देंगे 7, 7 से आपकी एक पीछे लगा देंगे, तो ये आपकी ओलंपिक में रैंक हो जाएगी। अब 7 यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो 7 + 2 9 + 4 आपका 13। तो ये आपके क्या हो गए, थोड़ा सा मैथ लग रही है लेकिन आपकी मैथ भी 10-12 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग भी पूछे जाते हैं, तो इतनी भी आपकी कमजोर मैथ नहीं होनी चाहिए। ये हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आपका एक मैथ का 10th और 12th लेवल का बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर होगा मैथ्स के लेवल को लेके। तो 7 9 और 13 आप समझे होंगे, +2 + 4 किए हैं यहाँ से, 2 दूनी 4 मतलब ऐसे किया है जो आपकी रीजनिंग लग रही है। तो 7 आपके गोल्ड, 9 आपके सिल्वर, 13 आपके ब्रॉन्ज हो गए। उसके बाद ये 7 को पकड़ा, 8 लिखा, यहाँ एक आगे लगा दिया, तो 18। ये नहीं भी रह रही तो आपको बताया था पैरालंपिक में कि आपका पैरालंपिक बालिग हो गया है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है। तो अब आपको पूरे अच्छे से ट्रिक करा दी गई और पूरे फैक्ट जो फैक्ट थे वो बता दिए गए हैं। अब उसके बाद हम इनके बुक से देखेंगे जो पेज बाय पेज, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है। अब देखिए सीधा चलते हैं आपका, 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, तो उसके बाद चलेंगे सीधा। आइए अब देखिए, फ्रेंच ओपन आपको ऊपर कराया था, तो फ्रेंच ओपन का आपको करा ही दिया था, अलकराज ने खिताब बचाने में सफल हुए हैं। और यूएस ओपन आपके सिनर, तो SAAS ऐसे ही आपको ट्रिक बताई थी, तो यही ट्रिक चल रही, तो आपको ये याद रखना, पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद देखिए पेरिस में हमने जो पैरालंपिक देखे थे, तो देखिए ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी करेंगे। पेरिस फ्रांस में ये आयोजित हुए थे, आपको बताया था। द फ्रीज इनकी आपको क्या बताई थी, शुभंकर है, दोनों की सेम ही रहेगी। अब यहाँ से थोड़ा सा याद रख सकते हैं, देखिए दोनों ओलंपिक में, जैसे ओलंपिक हुआ पैरालंपिक हुआ, तो ध्वज वाहक होते हैं, जो उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक होते हैं, और एक होते हैं आपके समापन समारोह में भी ध्वज वाहक होते हैं। मतलब कि उद्घाटन में वो जाते हैं जो मोस्टली या तो रिटायर होने वाले होते हैं या पिछले अच्छा काम किए होते हैं, और जो समापन समारोह में होते हैं वो उनको ज्यादातर चुना जाता है, या तो जो रिटायर होने वाले होते हैं उस गेम के बाद, या जो जिसने उसी गेम में, जिस गेम के लिए आपको ध्वजवाहक चुने गए थे, उसी गेम में अच्छा काम किया, मतलब उसी पैरालंपिक या ओलंपिक में बहुत अच्छा काम किया हो, तो उनको समापन समारोह में ध्वजवाहक बनाया जाता है। जैसे देखिए सुमित अंतिल आपके जो पैरा भाला फेंक है, और आपके भाग्यश्री यादव जो पैरा शॉट पुट मतलब कि गोला फेंक है जो, तो आपके पैरा भाला फेंक सुमित अंतिल, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को पैरालंपिक का आपका क्या बनाया है, उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक बनाया है। तो एक दिमाग में थोड़ा सा फैक्ट याद रखते चलेंगे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, जब वहां आएगा ना तो आपको बस 2 ही ट्रिक करने हैं। उसके बाद चलते हैं, एक देखिए फैक्ट, इटली की वेलेंटीना पेट्रिला वेलेंटीना पेट्रिलो पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला थी। आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी, एक बार इसको गो थ्रू, जो हाइलाइटेड पार्ट है केवल एक बार गो थ्रू माइंड मैप के तौर पर आप करते चलिएगा, क्लास के साथ कर लें या क्लास के बाद कर लें, केवल इतने ही फैक्ट करने। जब आप देखेंगे ना तो ये लगभग 30-35 खेल के पेज हैं, बट हार्डली अगर आप देखेंगे ना
तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 आपको न्यूज ऐसी होंगी या 20 से 25 फैक्ट ऐसे हैं जो केवल आपको याद करने हैं। उसमें से भी 10 से 15 फैक्ट आपको इसी क्लास में याद करवा दिए जाएंगे। तो बचे जो 5-7 फैक्ट हैं कुछ याद करने के होंगे, तो उनको याद करके एक बार दिमाग में अपने सबकॉन्शियस माइंड में बसा लेंगे, तो जब एग्जाम में जाएंगे तो सीधा आप क्लिक कर देंगे। तो आपने केवल अभी तक तो सारा याद कर लिए थे, नंबरिंग सारी आपको याद करा दी थी, पीटी उषा आपको बता दिया था कि उनका इंटरव्यू आ रहा था, गगन नारंग आपको गागा से मैच करके बता दिया है, सास से याद करा दिया आपको, यूएसए की सन की महिला, सब याद करा दिया आपको। अब आपको याद क्या करना है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, थोड़ा सा माइंड में याद रखिए। उसके बाद चलते हैं, इटली की वैलेंटीना पेट्रिला ट्रांसजेंडर एथलीट पहली महिला बनी है जिन्होंने पैरालंपिक में भाग लिया है। किसने किस में भाग लिया? पैरालंपिक में पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है जिसने वैलेंटीना पेट्रिला पैरालंपिक में भाग लिया है। तो वैलेंटीन से याद रख सकते हैं, वैलेंटाइन से याद रख सकते हैं, ऐसी महिला जो वैलेंटाइन डे पर पैरालंपिक में भाग ली है, टल्ली होके भाग ली है। तो इस प्रकार से कुछ अपना ऐसा एक्रोनिम या कुछ ऐसा माइंड में ट्रिक बना ले जिससे आपको एग्जाम में क्लिक कर सके। जैसे आप बना सकते हैं कि ऐसी ट्रांसजेंडर महिला जो टल्ली होके वैलेंटाइन डे पर पैरालंपिक में घुस गई है, भाग ले गई, तो पहली ऐसी महिला थी। ठीक है। अब जियांग यांग, ये भी याद रखिए, सफल पैरा एथलीट थे क्योंकि उन्होंने चीन की पहली महिला तैराक थी जियांग युआन, जिन्होंने 7 स्वर्ण पदक जीतकर वर्ष 2024 पैरालंपिक खेलों में सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट रही हैं। पैरालंपिक चल रहा है तो पैरा एथलीट होंगे, मतलब दिव्यांग व्यक्ति, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब जो दिव्यांग होते हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत को देखते हैं। भारत में देखिए 84 खेलों में 112 विभिन्न, मतलब 84 भारतीय पैरा एथलीटों ने विभिन्न 12 खेलों में भाग लिया है। जी याद नहीं रखना है आपको। अब देखिए 3 खेलों को भारतीय पैरा एथलीटों ने 3 खेलों, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया है। एक थोड़ा सा याद रख लीजिए, साइकिलिंग, रोइंग क्या होता है? नौका रेस, तो नौका रेस जो अपने केरल में कितनी फेमस है। और ब्लाइंड जूडो की भी आपकी जो पीएम मोदी के साथ इंटरव्यू वायरल हुआ था, तो उससे भी याद रख सकते हैं। साइकिलिंग फेमस ही हमारे यहाँ, पैरा रोइंग मतलब कि नौका रेस, और ब्लाइंड जूडो जो पीएम मोदी के इंटरव्यू से भी वायरल हुआ था, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अबनी लेखरा को, आपको याद रखना है। अबनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी थी। भारत की पहली जब शब्द आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, तो ये आपका इंपोर्टेंट हो गया। अबनी लेखरा, अब आपको ऐसे, ये किससे जुड़ी हुई थी? ये आपकी निशानेबाजी से जुड़ी हुई थी, ये आपकी शूटिंग से जुड़ी हुई थी। जिसने भी पैरालंपिक या ओलंपिक को फॉलो किया है वो इनको अबनी लेखरा को भी जानते हैं, जिनके पैर नहीं थे। ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? लेखरा मतलब जब कोई आप चीज लिखते हैं, लेखरा को लेखन से याद रखिए। लेखरा जब आप कोई चीज लिखते हैं, लेखन से याद रख सकते हैं, लिखन से याद रख सकते हैं, तो उसके निशान बन जाते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा कुछ तो उसके निशान बन गए, मतलब कि उसकी लिपि टाइप से बन गई, मतलब लिपि और आप भाषा में समझते होंगे। लिखा आपने तो उसका निशान बन गया, तो लेखरा से निशानेबाजी उनका गेम हो गया। और पहली भारतीय महिला थी जो लगातार 2 पैरालंपिक में मतलब गोल्ड मेडल लाई है। तो ठीक है, 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। लेखन से आप निशानेबाजी, शूटिंग याद रख सकते हैं, या जिसने देखा हो तो उसको तो पता ही है कि वो शूटिंग में भाग ली थी। और लगातार 2 पैरालंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है। उसके बाद सुमित अंतिल लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में खिताब जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पैरा एथलीट बने। पुरुष पैरा एथलीट जो 2 लगातार पैरालंपिक में मेडल लाए, गोल्ड मेडल नहीं, गोल्ड मेडल लाने वाली पहली महिला बनी है अबनी लेखरा। लेखन से निशान याद रख सकते हैं। और सुमित अंतिल कौन? जो ध्वजवाहक थे आपके, क्योंकि ये पिछली बार भी लाए थे तो इसलिए इनको ध्वजवाहक बनाया था। सुमित अंतिल जो आपका पैरालंपिक में पैरा भाला फेंक में पार्टिसिपेट किए थे, उन्होंने लगातार 2 पैरालंपिक में 2 पदक लाए थे, तो 2 पदक लाए थे, ऐसे याद रखना है। ये गोल्ड लाए थे इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अबनी लेखरा। उसके बाद देखिए उस इस पे तो लगा लीजिए आप 4 या 5 जितने भी स्टार आपको लगाने हैं। प्रीति पाल ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट थी। एक तो ये ट्रैक स्पर्धा मतलब रेस में, मतलब रेसिंग में, ये सबसे मतलब 100 मीटर की जो महिला की रेस होती है उसमें पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है प्रीति पाल, जो पैरालंपिक में पदक जीती है, पहली भारतीय पैरा एथलीट। इसलिए याद रखना है इनको क्योंकि प्रीति पाल आपकी मेरठ से आती है, और मेरठ आपका यूपी में है, तो यूपी पीसीएस के लिए या आरओ के लिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया है कि यूपी की कोई लड़की पैरा एथलीट थी ऐसी जो पैरालंपिक में आपका पदक जीती है। तो ये पूछने के कितने ज्यादा चांस बन जाते हैं, इसी न्यूज से समझ सकते हैं आप। और शीतल देवी आप जानते हैं, शीतल देवी जिनके दोनों हाथ नहीं है, जो पैरों से निशानेबाजी करती हैं, पैरों से ही पूरा काम करती हैं, और 17 वर्षीय बहुत वायरल होती रहती थी ये। तो ठीक है, पैरालंपिक खेलों में भारत की सर्वाधिक युवा पदक विजेता थी, और इन्होंने डबल्स में मतलब कि
राकेश कुमार के साथ तीरंदाजी में मिश्रित टीम कंपाउंड में एक कांस्य मतलब कि ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो शीतल देवी का नाम तो आप अच्छे से ही जानते होंगे। उसके बाद है हरविंदर सिंह, पैरालंपिक खेलों में के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले तीरंदाज थे। तो निशानेबाजी और तीरंदाज में समझ रहे होंगे, निशानेबाजी शूटिंग होती है, तीरंदाज आपकी क्या होती है, आर्चरी। आर्चरी मतलब कि धनुष बाण से जो खेला जाता है, जो आप वैसे समझ रहे होंगे, आर्चर जो होते हैं, और आपकी शूटिंग आपकी बंदूक से होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हरविंदर सिंह आपके हैं तीरंदाज, आर्चर हैं, और आपकी अवनी लेखरा शूटर हैं। तो ऐसे आप याद रखिए। तो आपको हरविंदर सिंह और आपको अवनी लेखरा और प्रीतिपाल, आपको प्रीति से समझाया, प्रीतिपाल आपकी मेरठ की हैं, अब आपको याद रहेगा। और अवनी लेखरा लेखन से आपको निशानेबाजी समझा दिया। उनके गेम्स भी पूछ दिए जाते हैं, कैसे पूछेंगे, अवनी लेखरा दूसरी तरफ होगा उनका गेम, जैसे मान लीजिए शूटिंग, हरविंदर सिंह पूछ देंगे आपको मान लीजिए पैरालंपिक में भाला फेंक, कुछ ऐसे 2-3 नाम डाल के आपको मैच करवा देंगे। और चूंकि आरओ आरओ में मैचिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देके भी चलना है, एक एक चीजों को ऐसे ही ध्यान देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको बता ही दिया था भारत ने देखिए 7, 9 और 13, 7 + 2 9, 9 + 4 13, तो ये आपको पीछे ही बता दिए। और 18 से आप बालिक से भी याद रख सकते हैं, ये आपको 7 + 1 8 बताया था, 8 में आगे 1 लगा के जो आपको पूरे स्टार्टिंग में 0 1 5 से लेके आपकी पूरी 18 तक ट्रिक बताई थी। तो आपको यही आपकी मेडल में मतलब की पदक तालिका है आपको। तो आप अब जैसे पूछ लेंगे, मान लीजिए पैरालंपिक में भारत ने कितने गोल्ड मेडल प्राप्त किए, तो आप 7, सिल्वर 9, ब्रॉन्ज, ऐसे भी कुछ भी पूछ के लेगा ना, तो आप वहां टैकल कर लेंगे क्वेश्चन। अब आप देखते हैं जो स्वर्ण पदक विजेता थे पैरालंपिक में, आपको अवनी लेखरा बता ही दिया है कि निशान निशान से लेखन से निशान कर सकते हैं, तो ये निशानेबाजी में थी। सुमित अंतिल आपको बताया भाला फेंक में थे। उसके बाद हरविंदर सिंह आपके ये आर्चर पैरा तीरंदाजी थे। उसके बाद नीतीश कुमार देख लीजिए, धर्मवीर देख लीजिए। उसके बाद ये प्रवीण कुमार चूंकि आपके यूपी से आते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ये ऊंची कूद प्रवीण कुमार के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऐसे यूपी के मतलब पैरा एथलीट हैं जिनको हाल ही में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति बने हैं। तो कौन बने, प्रवीण कुमार। नवदीप सिंह के बारे में आप जानते ही होंगे, जिनकी खूब क्लिप वायरल हो रही थी एग्रेशन के रूप में, कि मतलब विराट कोहली के रूप में इनकी उपमा की जा रही थी। ऐसे एथलीट थे जो पुरुष भाला फेंक में थे, इनको सिल्वर मिल रहा था, तो इनका जो गोल्ड मेडलिस्ट था वो एलिमिनेट हो गया, इसलिए इनको उसका गोल्ड में कन्वर्ट हो गया इनका। जैसे हमारे भी जो फोगाट के साथ हुआ था, तो सेम इन्हीं के साथ भी यही हुआ, सिल्वर मिल रहा था तो इनको फिर गोल्ड में वो कन्वर्ट हो गया। तो आपको किसका याद रखना है, नवदीप सिंह का रखना है, प्रवीण कुमार का रखना है, और 3 आपको तो ये पीछे भी करा दिए हैं। तो आपको ये 4-5 नाम याद रखने हैं, एक बार देखेंगे तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। अब देखेंगे हरविंदर सिंह, देखिए हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल आपके, चूंकि हरविंदर सिंह भी आपके जीते हैं और प्रीतिपाल आपकी जो यूपी से जीती हैं, तो इनको ध्वजावाहक बनाया गया है किसका, समापन समारोह का। समापन समारोह आपको बताया था कि किस प्रकार की उद्घाटन और समापन समारोह के आपको ध्वजवाहक चुने जाते हैं। चूंकि हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल दोनों ने अच्छा काम किया, तो इनको ध्वजवाहक बनाया गया है। और हरिंदर सिंह ने उसके बाद संन्यास भी ले लिया है, तो इसलिए भी इनको ध्वजवाहक बनाया गया है। जो न्यूज आपकी आगे देखेंगे। अब पेरिस इसी प्रकार आपका ओलंपिक खेल है, फिर सेम फ्रांस में हुआ है आपका। उसके बाद देखेंगे, देखिए स्लोगन बाग केस का क्या है, गेम्स वाइड ओपन, ये भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक आपका वाइडली फैला होता है और ग्रीष्मकालीन तो और ज्यादा फैला होता है। वाइडली मतलब बहुत अधिक स्तर पर, व्यापक स्तर पर इसका विस्तार होता है, तो इससे याद रख सकते हैं गेम वाइड ओपन। और शुभंकर ओलंपिक फ्रीज है, द फ्रीज आपको पीछे ही बताया था। और यहाँ से आप उद्घाटन समारोह से समझ ही सकते हैं कि अंचल शरत कमल, चूंकि अंचल शरत कमल भी आगे आप पढ़ेंगे कि इन्होंने भी ओलंपिक के बाद संन्यास ले लिया, चूंकि ये संन्यास लेने वाले थे तो अंतिम चरण में थे अपने फेज के, इसलिए इनको और पीवी सिंधु जो स्टार है हमारी बैडमिंटन स्टार, पीवी सिंधु को कौन नहीं जानता, तो पीवी सिंधु और आपके अचंत शरत कमल दोनों ने आपके उद्घाटन समारोह में आपके ध्वजवाहक थे। उसके बाद देखिए 4 अतिरिक्त खेल ओलंपिक में शामिल किए गए हैं, जिसमें ब्रेकिंग को पहली बार शामिल किया गया है। थोड़ा सा ब्रेकिंग डांस, मतलब ब्रेकिंग डांस ही है ये, इसको याद रखिएगा। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये 4 को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है ये भी। अब उसके बाद है लियोन मर्चेंट सर्वाधिक सफल एथलीट, जैसे हमने पीछे पढ़ा था जियांग लियांग, ऐसे पढ़ा था जो चीन की तैराक थी, उसी प्रकार लियोन मर्चेंट थे, एक बार दिमाग में रख के चलिएगा। सर्वाधिक महिला एथलीट आपकी टोरी हस्के, तो मतलब ऐसी महिला जो हंस के, मतलब हंस के ऐसे याद रख सकते हैं, हंसती हुई या हंस के सर्वाधिक सफल हो गई, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। अब उसमें पेरिस ओलंपिक में भारत का अपन प्रदर्शन देखेंगे।
तो 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भारतीय दल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी थे। आपको रोहन बोपन्ना आपको बताया था, जब आपको क्या पढ़ाया था, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट पढ़ाया था। पिछली बार भी जब मिक्स डबल्स में वो जीते थे ना, जो ऑस्ट्रेलिया के आपके खिलाड़ी के साथ रोहन बोपन्ना मिक्स डबल जीते थे, तो उस टाइम भी चर्चा में रहे थे। और फिर उसके बाद ये ओलंपिक में भी चर्चा में आए कि ये सबसे भारत के उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं जो ओलंपिक में भाग लिए हैं। और सबसे कम उम्र की 14 वर्षीय महिला तैराक धीनिधि देशिंदु भारतीय दल में सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है। ठीक है, धीनिधि देशिंदु, ये कर्नाटक से आती हैं। और गगन नारंग आपको बता ही दिया, सेफ डिमिशन मतलब आप गार्जियन से याद रख सकते हैं, गार्जियन गा गा आ रहा है हर जगह, तो गा गा गा, तो आपको गार्जियन से याद हो जाएगा। तो कुछ ऐसा आप माइंड में ऐसी ट्रिक बनाएंगे, माइंड में कुछ ऐसा सेटअप करेंगे जिससे क्वेश्चन वहां आप सॉल्व कर सकें। यहाँ तो आप सोचेंगे कि याद हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा एक्रोनिम है, कुछ ऐसी ट्रिक या माइंड में आप लेके चलेंगे ना, सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगी। तो जैसे ही आप 4 ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद आप फटाफट से टिक करते चले जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं। मनु भाकर, आप जानते हैं मनु भाकर चूंकि 2 ब्रॉन्ज मेडल लाई थी, और चूंकि मेडल की भी ओलंपिक में शुरुआत इन्हीं ने की थी, तो इन्हीं को गोल्डन गर्ल के बारे में, गोल्डन गर्ल कहलाऊं, मतलब कि मेडल गर्ल एक प्रकार से बहुत वायरल हुई थी ये। फिर उसके बाद तो पहली महिला निशानेबाज थी जो पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली या 2 पदक जीतने वाली महिला थी। यह पदक पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक था, ये आपको बताई दिया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली मनु भाकर भारत की पहली महिला एथलीट बनी है, इसलिए ये ज्यादा फेमस हुई थी। हालांकि ये जीती थी 2 ब्रॉन्ज ही, लेकिन फिर भी ये एक ही संस्करण में 2 ब्रॉन्ज जीती थी, 2 मेडल जीती थी, इसलिए ये ज्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद देखते हैं कि पदक किसको, देखिए आप पता ही है कि 6 जो आपको मेडल मिले थे, एक सिल्वर मिला था जो आपके नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय थे, जो जिससे गोल्ड की उम्मीद थी, तो सिल्वर लाए थे। जो अशरद नदीम जो आपके पाकिस्तान के थे, चूंकि वो जीत गए थे, इसलिए आपके जो नीरज चोपड़ा थे वो सिल्वर लाए थे, तो एक सिल्वर तो आपके यहाँ से आ गया। अब आपके बचे थे 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें से 2 ब्रॉन्ज मेडल तो मनु भाकर अकेले ही ले आई थी। अब बचे 3 आपके, एक हॉकी टीम ले आई थी आपकी, और 2 आपके अमन सेहरावत, और कौन लाया था आपका स्वप्निल कुशाले, महाराष्ट्र के जो निशानेबाज थे। तो वही पुरुष हॉकी टीम आपकी एक कांस्य ब्रॉन्ज मेडल लाई थी, स्वप्निल कुशाले आपके एक ब्रॉन्ज मेडल लाए थे, अमन सेहरावत आपके ब्रॉन्ज लाए थे, नीरज चोपड़ा आपके जानते ही आप सिल्वर मेडल लाए थे, मनु भाकर आपकी 2, एक मतलब सिंगल में लाई थी, एक आपकी सरबजोत सिंह के साथ डबल्स में लाई थी। तो ऐसे जाके आपके 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर आपका मेडल आया था ओलंपिक में। उसी प्रकार ओलंपिक का आपका चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है। ये देखिए 71 आपको 7 और 1 से कराई दिए, 0 + 1 + 5 आपका टोटल 6 मेडल हो गए, 6 में 1 लिखा तो 7, और उसके बाद 1 लगा दिया तो 71, ऐसे आपको याद भी करवा दिया था। और इसका उद्घाटन समारोह में आपको बताया था ध्वजवाहक कौन थे, पीवी सिंधु और कमल। उसके बाद आपका समापन समारोह, चूंकि पीआर श्रीजेश आपके जो हॉकी टीम के अपने हैं, उनके क्या गोलकीपर है, तो ये आपके रिटायर होने वाले हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, चूंकि नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते थे, तो समापन समारोह के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा बन रहे थे। उन्होंने कहा पीआर श्रीजेश आपके रिटायर्ड होने वाले हैं, तो इनको एक सम्मान के तौर पर उनको समापन समारोह का ध्वजवाहक बना दिया। तो मनु भाकर चूंकि 2 ब्रॉन्ज जीती हैं, तो ये तो आप एग्जैक्टली समझ ही गए होंगे कि क्यों इनको समापन समारोह का ध्वजवाहक चुना गया होगा। अब उसके बाद कुछ न्यूज और आती हैं, जैसे क्रिकेट की कुछ न्यूज होगी। हम क्रिकेट के भी उस टूर्नामेंट को चुनेंगे जो पहली बार या कुछ ऐसा टूर्नामेंट हुआ है जो बहुत बड़े स्केल पर फैला हो या व्यापक स्तर पर फेमस हुआ हो, तो उसी को देखेंगे। क्योंकि 101 से 2 क्वेश्चन आने हैं, आपको ये भी पता है, एक मैचिंग में आएगा हो सकता है, एक आपका नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 1 से 2 ही खेल के आते हैं, और हमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगाना है। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो भी हो जाएगी उसके अलावा। तो ये देखते हैं, 9वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ये आप जानते हैं, यूएसए और आपका कैरिबियन आइलैंड मतलब वेस्ट इंडीज और यूएसए ने मिलकर इसकी मेजबानी की है। और अगला आपका कहाँ होना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10th आपका कहाँ होना है, आगे भी आपको वीडियो में फिर ये बताएंगे वरना। तो ठीक है, ये आपका कहाँ हुआ है, वेस्ट इंडीज और यूएसए में। चूंकि आप जानते हैं यूएसए में हुआ है, इसीलिए यूएसए में पहली बार यूएसए की टीम ने भाग लिया था। और जब फेमस हुआ था, जब यूएसए की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था, तो ये उस टाइम फेमस हुए थे। फेमस न्यूज को हमें लेना है उस टाइम की। अब उसके बाद जीता कौन था, दक्षिण अफ्रीका पहली बार विश्व कप फाइनल में जीती थी। फाइनल में कौन पहुंचा था, अफ्रीका और भारत पहुंची थी। जब हम जानते हैं कि लास्ट के कुछ ओवरों में बुमराह ने किस प्रकार अच्छी बॉलिंग की थी, जो भी क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते होंगे उनको तो ये न्यूज याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो कितना हार्ट वार्मिंग मूवमेंट था हम लोगों के लिए। लास्ट ओवर में किस प्रकार हारते हारते हम लोगों ने जीत हासिल की थी। तो दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में फाइनल खेला गया था। भारत ने 7 रनों से जीत हासिल की थी, मतलब अफ्रीका को 7 रनों से पराजित किया। 7 रन धोनी फैंस कैसे याद रख सकते हैं कि 7 नंबर जर्सी धोनी की है,
तो वैसे भी याद रख सकते हैं। वैसे 7 तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा याद रखने के लिए, तो आपको केवल क्या याद रखना है कि भारत जीता था आईसीसी, क्या आपका ये आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, मतलब 20 ओवरों का जो वर्ल्ड कप होता है। जो क्रिकेट के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, तो 20 ओवरों का जो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें भारत जीता है, यूएसए में हुआ है, इसीलिए यूएसए की टीम आई थी, यूएसए की टीम ने पाकिस्तान को हराया था। इससे आप याद रख सकते हैं कि यूएसए की टीम नई पहली बार शामिल हुई थी, और वहीं चूंकि टूर्नामेंट हो रहा था इसलिए यूएसए की टीम आई थी। जीता कौन है? भारत, नो डाउट था। और उसके बाद अफ्रीका आपकी फाइनल में विजेता, उप विजेता रही है और 7 रन से जीती, ये आप सब याद रख सकते हैं। उसके बाद फैक्ट्स को आप छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। यदि जाता भी है तो नॉर्मली स्टूडेंट तो नहीं कर पाएगा उसको, फिर वो स्किप करने लायक हो जाएगा, एक क्वेश्चन को स्किप करने लायक भी बन जाएगा वो क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल हुआ है। चूंकि एक टेस्ट चैंपियनशिप होती है, एक टी20 का फाइनल होता है, एक ओडीआई, मतलब देखिए एक 20 ओवर का मैच होता है फाइनल, मतलब एक 20 ओवर का टूर्नामेंट होता है आईसीसी का, एक होता है आपका 50 ओवर का, एक होता है टेस्ट का, मतलब टी20, ओडीआई और टेस्ट। जो थोड़ा सा कम क्रिकेट की न्यूज रखते हैं, मतलब कम जानकारी रखते हैं, उनको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन जो रखते हैं उनको तो बहुत ईजी लगता होगा कि क्या ही ये बकवास किए जा रहे हैं, मतलब कि इतना ईजी कौन नहीं जानता है। तो टी20, ओडीआई और आपका एक टेस्ट क्रिकेट हो गया। उसके बाद एक आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी भी होती है, तो टी20 और चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीता है। उसके बाद ओडीआई की जो सीरीज हुई थी, हम फाइनल में अहमदाबाद में जो हम हार गए थे, ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, तो हमें वो भी याद है। उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप में चूंकि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ये भी जो है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इसको याद क्यों रखना है, पूछेंगे ये इसको क्यों पढ़ना है? क्योंकि साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका पहली बार ऐसा खिताब जीती है, टेस्ट चैंपियनशिप का ये पहली बार खिताब जीती है, इसलिए ये आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया को उसने हराया, एडन मार्करम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। तो एडन मार्करम से कैसे याद रख सकते हैं आप? देखिए, मार मार के ऑस्ट्रेलिया का क्रम बिगाड़ दिया साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने मार मार के ऑस्ट्रेलिया का जीतने का क्रम तोड़ दिया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ने मार मार के ऑस्ट्रेलिया के जीत का क्रम तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया टी20 हो गया, ओडीआई हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी, हर किसी मतलब ओडीआई फाइनल में, अब टेस्ट चैंपियनशिप में, आईसीसी के सारे टूर्नामेंट में वो फाइनल जीत ही जाती थी। इन किन प्रकार, किसी भी प्रकार से ऐसा खेलती थी फाइनल में, कुछ जीत ही जाती थी। जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप आप लोगों को याद होगा ना, कि ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत लगातार पूरे मैच जीतते हुए आया था और फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया को उसके पहले वो हरा भी चुका था। तो जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो ये बहुत मतलब हार्ट ब्रेकिंग न्यूज होगी, मतलब फिर से उनके जख्म खरीद दिए हैं, मतलब इस प्रकार से काम हो गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, हमें पढ़ना भी है। एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी एक बार थोड़ा सा याद रखिए। एंडरसन इंग्लैंड के थे चूंकि, और तेंदुलकर को तो जानते हैं, तो इंग्लैंड की जो ट्रॉफी, मतलब एंडरसन और तेंदुलकर, मतलब आप याद रखेंगे कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो क्रिकेट टूर्नामेंट होगा उसको एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का नाम दिया जाएगा। उसके बारे में और कुछ नहीं याद रखना है। जो टेस्ट चैंपियनशिप पहले होती थी, जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो गई, एंडरसन सचिन ट्रॉफी हो गई, तेंदुलकर ट्रॉफी हो गई, तो इस प्रकार आप याद रखिए कि ये कुछ टूर्नामेंट या कुछ इस प्रकार से ट्रॉफी होती है। पूछ लेगा कि एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, वैसे आप तेंदुलकर से तो समझ ही जाएंगे, ये पूछ देगा किन दो देशों के बीच होती है। तो इस प्रकार से हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर दे आयोग, इतना डीप जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए कुछ हम ऐसे फैक्ट या टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद आईपीएल, आईपीएल तो इस बार बहुत ज्यादा फेमस रहा था। जो क्रिकेट को फॉलो नहीं भी करते हैं या करते हैं, सबको ये न्यूज, मतलब उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज, मतलब क्योंकि आरसीबी प्रेमियों के लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज हो गई है। तो थोड़ा सा इसको, क्योंकि देखिए ये न्यूज क्यों पढ़ना है, क्योंकि आरसीबी पहली बार 18 सालों में खिताब जीती है, इसलिए थोड़ा सा आईपीएल इस बार का फेमस हो जाता है। क्योंकि आईपीएल को कैसे क्या याद रखना है, देखिए 18वां टाइटल था इसका, और 18th नंबर जर्सी है विराट कोहली की। विराट कोहली की ये जर्सी है 18th नंबर जर्सी, 18th एडिशन था, और 18 साल बाद ही आरसीबी ये खिताब जीती है, पहली बार जीती है। तो थोड़ा सा 18th नंबर से इसको याद रख सकते हैं, और जो क्रिकेट प्रेमियों को तो ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये कोई फैक्ट नहीं है, इसको छोड़ते चल सकते हैं। और अब केवल हाईलाइटेड फैक्ट देखेंगे, या कोई इंपॉर्टेंट सीरीज हुई है, कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट या भारत ने जिसमें बहुत अच्छा काम किया है, जो जो ऐसा कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो भारत में आयोजित हुआ है, केवल हम उनको ही देखते हुए चलेंगे। बहुत ज्यादा कचड़ा न्यूज दी गई है, पूरी न्यूज को नहीं पढ़ना है हमें। तो ठीक है, आगे देखते हैं सीधा। अब देखिए आईपीएल देख लिया, तो एक बार थोड़ा सा डब्ल्यूपीएल देख लेते हैं। डब्ल्यूपीएल मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग। इसमें मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि मुंबई इंडियंस जीती है, दूसरी बार जीती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हैं इसको। अब आगे देखेंगे को, देखिए इसके बाद देखते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आपको बताया था, चूंकि ये न्यूज में इसलिए रही थी
क्योंकि ये पाकिस्तान में आयोजित होनी थी, इसलिए चर्चाओं में भी ज्यादा रही थी। और इंडिया के खतरों के कारण इसके सारे गेम्स इंडिया के यूएई में कराए गए थे। तो देखिए देख लेते हैं, विश्व कप 1996 के बाद पहली बार पाकिस्तान या आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट की पाकिस्तान ने मेजबानी की है। मतलब पहली बार 96 के बाद ऐसा कोई टूर्नामेंट हुआ है आईसीसी का जो पाकिस्तान में आयोजित किया गया है। इसलिए भारत ने अपने खतरों को, चिंताओं को देखते हुए भारत ने वहां पार्टिसिपेट पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। इसीलिए भारत के सारे गेम यूएई में कराए गए। सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा राजनीतिक तनावों को मद्देनजर फाइनल समेत भारत के सभी मैच दुबई में आयोजित किए गए थे। तो ये आपको न्यूज पता रखनी चाहिए। पाकिस्तान की वजह से ये न्यूज में रहा था, इसलिए हमने बायकॉट करते हुए पाकिस्तान की जगह यूएई को चुना था। इसमें भारत ही जीता था, ये तो नो डाउट है, भारत ही जीतेगा। तीसरी बार खिताब जीता था 2002, 2013, 2025। चूंकि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीत ली थी, पाकिस्तान ने जीत ली थी, इसलिए ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित किया गया था और भारत ने इसी कारण इसका बायकॉट किया था। चूंकि सुरक्षाओं का कंसर्न, मतलब हमने सुरक्षा संबंधी चिंताओं को तो ध्यान में रखते ही हैं, और जो हमारे तनाव चल रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हैं, हमें नहीं जाने का शायद हम लोगों का निर्णय था जो सही था। उसके बाद देखते हैं कि सारे आप छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल हाइलाइटेड आपको देखना है। और आपको ये पीडीएफ भी, हाइलाइटेड जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो एक बार क्लास करने के बाद पीडीएफ को गो थ्रू करते चलिएगा बस, तो आपके दिमाग में एक दो फैक्ट जो छूट रहे होंगे वो भी आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और हाईलाइटेड केवल पढ़ना है, 35-40 जो पेज है उनमें से केवल 10-15 जो पेज निकलेंगे ना, केवल बहुत छोटे से फैक्ट में आपका काम हो जाएगा। केवल ये थोड़ा सा ये याद रख लीजिए, सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार ये आपको जसप्रीत बुमराह को मिला है। चूंकि इस बार विराट कोहली मतलब ज्यादा पुरस्कार प्राप्त करते थे, उनको कम पुरस्कार मिले, इसलिए दिमाग में ये रहता है कि विराट कोहली को ही मिला होगा या रोहित शर्मा को ही मिला होगा। बॉलर पर थोड़ा हम लोगों का ध्यान कम जाता है, क्योंकि क्रिकेट में बैट्समैन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों का बॉलर फोकस कम जाता है। क्या याद रखना है, सर गारफील्ड सोबर पुरस्कार सबसे पहले तो ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये क्रिकेट में दिया जाता है, और ये जसप्रीत बुमराह को मिला, ये याद रखना है। तो आगे न्यूज देखेंगे। देखिए, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहेंगे कि हाँ बहुत सारी टीमें दौरा करती हैं, वहां जाती हैं, थोड़ा सा इसलिए याद रखेंगे क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ है भारत के विरुद्ध द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी। 3-0 की ये सीरीज से भारत ये हारा है। तो देखिए, इतिहास में पहली बार भारत के विरुद्ध, मतलब इंडिया के ही विरुद्ध द्विपक्षीय टेस्ट जो सीरीज होती है उसमें न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है, इसलिए ये थोड़ी सी न्यूज इंपोर्टेंट हो जाती है। एक मिनट वेट कीजिए। तो न्यूजीलैंड का ये दौरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको बताया ना कि पहली बार इतिहास में कोई बायलैटरल सीरीज न्यूजीलैंड के द्वारा ऐसी खेली गई जो टेस्ट की, जो न्यूजीलैंड इंडिया में आके खेली हो, इंडिया को क्लीन स्वीप करके चली गई हो। इसी कारण से तो ना हम देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, न्यूजीलैंड 36 वर्ष बाद भारत में भारतीय टीम के विरुद्ध कोई टेस्ट मैच जीतने में भी सफल हुई है। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, एक बार दिमाग में रख के चलिए कि न्यूजीलैंड की टीम भारत में आके भारत को ही हरा गई, इसलिए हम टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई नहीं कर पाए, बस केवल इतना सा याद रखना है। उसके बाद बांग्लादेश के दौरे कोई याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, जो महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें न्यूजीलैंड चूंकि पहला खिताब जीती है। अभी हमने देखा था पुरुष T20 वर्ल्ड कप कौन जीता है, इंडिया जीती है, नो डाउट। चैंपियनशिप इंडिया जीती है, चैंपियंस ट्रॉफी सॉरी, टेस्ट चैंपियनशिप आपको कौन जीती है, टेस्ट चैंपियनशिप आपको याद कराया था किसने, साउथ अफ्रीका ने मार मार के ऑस्ट्रेलिया का क्रम बिगाड़ दिया। तो कुछ जो ट्रिक्स याद रखने, जो आपको इंडिया के अलावा कोई जीता है तो आपको वो ट्रिक से भी याद रखवाई। जैसे साउथ अफ्रीका आपको याद रखवाया, साउथ अफ्रीका कैसे मार मार के ऑस्ट्रेलिया का क्रम बिगाड़ दिया है। अब महिला T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड फाइनल जीती है, और यहाँ है आपका महिला एशिया कप में चूंकि श्रीलंका पहली बार खिताब जीती है। एशिया में आप याद रखेंगे श्रीलंका, चूंकि एशिया में भारत नहीं जीता है तो भारत के अलावा कोई मजबूत टीम है जो वो जीती है श्रीलंका, चूंकि भारत को ही इन्होंने हराया है। और वर्ल्ड में कौन जीती है, वर्ल्ड में जीती है आपकी न्यूजीलैंड महिलाएं। तो वर्ल्ड में आपका T20 वर्ल्ड कप जीती है महिलाएं, और एशिया में जीती है श्रीलंका। थोड़ा सा ये दोनों को कंपैरिजन करके इसलिए समझा दिया गया है, तो दोनों को आप याद करके चल सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है आपका हॉकी का कोई टूर्नामेंट, 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप झांसी झांसी में आयोजित किया गया। झांसी उत्तर प्रदेश में आता है, तो झांसी में जब आयोजित किया गया इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो भी यूपी के एग्जाम के लिए तो खास तौर से। तो झांसी में ये आयोजित किया गया, क्यों आयोजित किया गया, ये आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि आपको याद होगा मेजर जो ध्यानचंद थे,
मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे था आपका? झांसी से था, क्योंकि उनका घर भी झांसी में बना हुआ है, उनकी कर्म स्थान झांसी ही था। झांसी में ध्यानचंद स्टेडियम भी बना हुआ है हॉकी का, जो एक बहुत बेहतरीन स्टेडियम बना हुआ है। झांसी से ही वो खेलते थे, झांसी में ही रहते थे, झांसी में ही उनकी मूर्ति बनी है, सबसे बड़ी मूर्ति उनकी झांसी में ही बनी हुई है। तो ध्यानचंद से आपको याद रखना है, ध्यानचंद चूंकि हॉकी खेलते थे, तो ये हॉकी का जो टूर्नामेंट है ये झांसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। और ये केवल याद रखना हो ना रखना हो ये भी चल सकते हैं, और विजेता आपकी पंजाब रही है। आपको याद क्या रखना है कि 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ आयोजित हुई है आपको याद रखना है, झांसी उत्तर प्रदेश। झांसी आपको याद करवाया क्योंकि झांसी ध्यानचंद से संबंधित है, इसलिए झांसी में ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। और ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद का जो स्टेडियम भी बना हुआ है हॉकी का, वो भी झांसी में बना हुआ है। और उत्तर प्रदेश हॉकी ने मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये भी आप याद रखिएगा कि यूपी कितने रैंक पर आई? थर्ड रैंक पर रहा है, किसको? मणिपुर हॉकी को हराकर। अब आगे देखते हैं, केवल आपको हाईलाइटेड इफेक्ट पढ़ाएंगे और इंपोर्टेंट, वो आपको पीछे भी कई बार बोलते चले आ रहे हैं आपको। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, क्योंकि ये बिहार में हुई है, कोई महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी ये आपकी बिहार में आयोजित हुई है, इसलिए थोड़ा सा ये बीपीएससी के लिए भी इंपोर्टेंट बन जाती है। वो कोई ऐसा टूर्नामेंट जो यूपी के करीब भी हुआ है, जैसे बिहार हुआ है, तो पूछे जाने की इसकी भी संभावना बन जाती है। और ये बीपीएससी के लिए तो आपका इंपोर्टेंट हो ही गया है, तो बीपीएससी वाले के लिए तो याद ही रखना है, क्योंकि इसके बाद बीपीएससी में तो बहुत से छात्र ऐसे हैं जो बीपीएससी के लिए भी सेम इसको करंट अफेयर को तैयार करेंगे। और चूंकि इसमें भारत विजेता हुआ है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है। उसके बाद चलेंगे सीधा, एक ये याद रख लीजिए, ये टूर्नामेंट फुटबॉल का टूर्नामेंट है आपका, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप टूर्नामेंट, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, भारत विजेता हुआ है। और सेफ रख सकते हैं कि भारत का अरुणाचल प्रदेश जो है वो सेफ है, कुछ ऐसे याद रख सकते हैं। पहले जो चीन का ज्यादा कब्जा होता था, तो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है अब फुटबॉल खेलने के लिए काफी सेफ हो गया है, ऐसे याद रख सकते हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कोई फुटबॉल का टूर्नामेंट करा ले रहे हैं, तो वो बहुत सेफ आपका स्टेट बन गया है। उसके बाद याद रखना है, फुटबॉल के जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी हैं, तो इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, फुटबॉल में आपको क्या होना, बॉस बनना पड़ता है। तो फुटबॉल में पहले आप मेल याद रखेंगे, तो मेल ऐसा मेल जो बॉस बनता हो, और जो शुभ भी हो और जिसको आशीष भी प्राप्त हो। जो शुभ भी हो मतलब कि जो मन का शुभ हो, मतलब मन का साफ हो, और जो जिसको आशीष मतलब आशीर्वाद भी प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकता है। तो ऐसा बॉस, एक तो बॉस हो, उसकी बॉसियत चलती हो, उसके बाद क्या हो, उसका मन शुभ हो, उसके बाद उसको आशीष प्राप्त हो। और महिला कहते हैं कि फीमेल कैसी हो, फीमेल भी बॉस होनी चाहिए क्या? तो फीमेल कहेंगे नहीं, फीमेल बॉस नहीं होनी चाहिए, फीमेल काफी सौम्य होनी चाहिए, काफी गुलू गुलू टाइप से होनी चाहिए, कहते हैं ना गुलू गुलू। तो इस प्रकार से महिला काफी सौम्य होनी चाहिए, और आपका पुरुष काफी बॉस होना चाहिए। तो इस प्रकार आप ये याद रख सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे, आगे क्या न्यूज है। अब देखिए, ये आपको 3 कप भी याद रखने हैं, चूंकि बैडमिंटन का पेज एक हटा दिया गया है। अब बैडमिंटन में कोई न्यूज, मतलब पीछे का जो एक पेज देखिए, यहाँ से 2217 से आपका सीधा 218 पेज पे आपका कुछ नहीं था, इसलिए पीडीएफ बनाते समय उसको डिलीट कर दिया गया। अब आपको 3 कप याद रखने, सुधीर रमन कप, थॉमस कप और उबेर कप। सुधीर रमन, थॉमस और उबेर, ये आपको लिख देगा किससे संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। आगे चलेंगे, अब देखिए ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट न्यूज बन जाती है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 जो आपका, ये किसका, बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट हुआ है आपका, ये आपका लखनऊ में आयोजित हुआ है। और देखिए ये तो आप जानती हैं कि पुरुष और महिला में, पुरुष में देखिए आपकी लक्ष्य सेन को आपने ओलंपिक में भी देखा होगा, कितने धुरंधर खेल रहे थे। और पीवी सिंधु को तो सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता, तो पीवी सिंधु जीती हैं और आपके लक्ष्य सेन जीते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, इसमें याद रखना है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट हुआ है, ये कहाँ आयोजित हुआ है आपका, ये आयोजित हुआ है आपका लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ में। तो ये इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। आगे चलेंगे, आगे की न्यूज देखेंगे। देखिए इसमें कोई इंपोर्टेंट न्यूज नहीं है आपकी, सीधा चलेंगे आप कहाँ, जो आपका फीडे विश्व चैंपियनशिप हुआ है 2024 का, जो आपका शतरंज का आपका गेम होता है, शतरंज का जो आपका टूर्नामेंट होता है। तो उसमें आप जानते हैं डी गुकेश और डिंग लेरेन को इनने हरा के, चाइना के जो डिंग लेरेन थे, डी गुकेश ने उनको हरा के जो 18वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये बहुत न्यूज में रहा था, ये उस टाइम ये भी बहुत न्यूज में रहा था, सोशल मीडिया पर बहुत चर्चाओं में चला था कि डी गुकेश शतरंज में एक उभरते हुए स्टार बनने जा रहे हैं। तो डी गुकेश ने किसको हराया था, डिंग लेरेन चाइना की। तो डी गुकीज आपको याद रखना है। और ये देखिए, डी गुकीज 18वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। तो आपको याद क्या कराया था, 18th नंबर जर्सी
18 साल बाद 18th चैंपियनशिप जीतने वाली, पहला खिताब जीतने वाली आईपीएल में टीम बनी है। तो 18th नंबर से आप याद रख सकते हैं 18 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है इस साल का गेम्स में। तो 18 नंबर जर्सी विराट कोहली, और 18वां सीजन आरसीबी पहली बार जीती है और 18 सालों बाद जीती है। और डी गुकीज भी आपके 18वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हुए चैंपियन बने हैं। तो 18 वर्षीय गुकेश इतिहास में सर्वाधिक युवा विश्व शतरंज चैंपियन बने, ये भी याद रखिए। गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले कौन थे? नो डाउट विश्वनाथ आनंद 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि 5 बार विश्व चैंपियनशिप भारत से कौन रह चुका है? विश्वनाथ आनंद। ये तो नो डाउट सभी जानते हैं चैंपियनशिप में, मतलब शतरंज में जो चैंपियन रहे हैं। उसके बाद अभी उभरता हुआ स्टार कौन आ रहे हैं? डी गुकेश आ रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। प्रज्ञानंदा के बारे में भी आप जानते हैं। तो डी गुकेश 18वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने, चैंपियन बने। उसके बाद सीधा चलेंगे, उसके बाद देखिए शतरंज का जो 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 जो बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया गया है, ये भी आपका न्यूज काफी चर्चाओं में रहती है कि भारत और मतलब भारत की महिला मतलब महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों में भारत ने टॉप रैंक या गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो यहाँ से देखिए शतरंज ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने ओपन वर्ग और महिला मतलब पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो पहली बार जब आ जाता है तो ये न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको इसको कवर करवाया गया है। उसके बाद देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है यहाँ। थोड़ा सा आप याद रखेंगे निशानेबाजी में सुरुचि इंदर का नाम, सुरुचि इंदर क्योंकि निशानेबाजी में बार बार हर कोई टूर्नामेंट हो रहा था तो उनमें ये टॉप पे गोल्ड मेडलिस्ट रह रही थी, इसलिए थोड़ा सा पूछ सकते हैं सुरुचि इंदर के बारे में। सुरुचि इंदर का किस खेल से संबंधित है? तो आपका चूंकि लोगों का रुचि इंडियन लोगों का रुचि किस गेम में ज्यादा होता है क्रिकेट के बाद? तो निशानेबाजी। निशानेबाजी में कहते हैं ना कि हर कोई थोड़ा सा अपने अंदर से एक प्रकार से निशानेबाज होता है, कहीं भी कुछ भी उठाए निशानेबाज बनता है। मेले में जब हमें बंदूक चलाने का मौका मिलता है, गुब्बारे फोड़ने वाला, तो वहां भी हम अपनी निशानेबाजी की जो कला है उसको दिखाने में पीछे नहीं रहते हैं। तो थोड़ा सा रुचि से आप याद रख सकते हैं, रुचि अंदर से जो रुचि आती है किसकी आती है? निशानेबाज की। तो हमें सुरुचि इंदर को याद रखना है, मिलान में पूछ सकता है, इसको डाला जा सकता है। अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन या अनयूजुअल जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सुरुचि सुंदर इंदर के बारे में कितनी 3-4 बार उनको मेडल में नाम आया है। उसके बाद देखेंगे बिलियर्ड्स देखेंगे। बिलियर्ड्स में आप पंकज आडवाणी को तो जानते हैं, पिछली बार ये विजेता रहे थे चैंपियनशिप, काफी चैंपियनशिप जो बिलियर्ड्स का इंडिया बिलियर्ड्स होता है उसमें भी ये मतलब पंकज आडवाणी का नाम काफी फेमस रहता है। अब आपको याद कैसे रखना है बिलियर्ड? सबसे पहले तो आप बताइए ये होता क्या है? तो बिलियर्ड देखिए टेबल पर जो बॉल पूल टाइप से होता है ना, बॉल्स होती हैं जिनको स्टिक से चारों कोनों में अंदर डाला जाता है, यहाँ से एक चारों 6 कोने बने होते हैं। तो स्टिक के द्वारा जो खेला जाता है बॉल्स को पूल टाइप से, पूल बोलते हैं जिसको हम, तो बिलियर्ड्स बोलता है। अब आपको कैसे याद रखेंगे विजेता कौन रहे? संजय कोठारी, कोठारी सब भारत के हैं जो। तो ये विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 जो आयरलैंड में हुई है उसके विजेता रहे हैं। तो ठीक है, सौरभ कोठारी से आप इसको याद रख सकते हैं, सौरभ कोठारी रहे और पंकज आडवाणी क्या रहे? उप विजेता रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा दिमाग पे चलिएगा, दिमाग पे रख के चलिएगा ताकि ये याद बना रहे आपको। उसके बाद आप फॉर्मूला वन रेसिंग कार में एक नाम याद रख लीजिए, ऑस्कर पियास्त्री या ऑस्कर मिस्त्री, ऐसे मिस्त्री जिनको ऑस्कर मिला है, बस केवल इतना याद रखना है। कहीं ये नाम सुनने को मिल जाए तो याद रहे फॉर्मूला वन रेसिंग से, क्योंकि ये मतलब मैक्लेरन जो गाड़ी है कंपनी का नाम है उसकी ये गाड़ी चलाते हो, काफी ये टूर्नामेंट के अवार्ड जीते हैं, जैसे स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीते हैं, मियामी ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीते हैं, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीते हैं, सऊदी अरेबियन और उसके बाद चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स। तो ये देखिए 5 लगभग ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीते। फॉर्मूला रेसिंग जो रेसिंग की चैंपियनशिप होती है उसमें आपको ऑस्कर प्रिस्ती या आपको याद से याद रखना है ऐसे मिस्त्री जिनको ऑस्कर मिला है फॉर्मूला वन रेसिंग में। गाड़ी थोड़ा सा मिस्त्री से आप समझ भी जाएंगे। अनयूजुअल क्वेश्चन होगा तो यहीं से ऐसे ही आ सकता है, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन यहाँ से बनने लायक टॉपिक नहीं था ये आपका। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद चर्चित जो व्यक्ति हैं कुछ उनके, आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, कुछ ही पेजेस रह गए हैं आपके, 3-4 पेजेस चर्चित व्यक्ति के होंगे, कुछ 1-2 विविध विविध जो चैंपियनशिप होती है वो रहेंगे, फिर आपके 4-5 पेज यूपी स्पेशल के हैं। तो लगभग 15 से 20 मिनट में इसको हम समाप्त करेंगे। तो पहले देखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो के बारे में आपको पढ़ाया था कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं एक तो, और फोर्ब्स के द्वारा सर्वाधिक कमाई करने में इनका पहला नंबर रहता है, ये तो आप जानते ही हैं। रोनाल्डो के बारे में बहुत से लोग जो गेम्स को थोड़ा सा फॉलो करते हैं वो जानते हैं। अब इसको जिसको याद नहीं रह रहा तो अब कैसे याद कराया था? 1 मिनट, कैसे याद कराया था आपको? जब फुटबॉल आपके गाल पर लगती है तो आप रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। तो रोनाल्डो से आप लोगों को ये याद है रोनाल्डो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ये अब नहीं रहेगा कहाँ के ये खिलाड़ी हैं। तो आपको पुर्तगाल कैसे याद रखना है? गाल से। जब फुटबॉल आपके गाल पे पड़ती है तो आप रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे आपको पीछे की क्लास में ट्रिक्स भी बताई थी जब आपको अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य सॉरी आर्थिक परिदृश्य कवर करवाया जा रहा था।
उसके बाद 86वें ग्रांड मास्टर बने हैं, तो ये आपके LR श्रीहरि बने हैं। श्रीहरि मतलब श्री हरि भगवान आपके ऐसे याद रख सकते हैं। 86वें ग्रांड मास्टर बने हैं। 84 + 2 86, 84 यूनियन कुछ भी बना के आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप क्या आ गया टॉपिक, महेंद्र गुर्जर। महेंद्र गुर्जर आपके पुरुष भाला फेंक में आयोजित स्विट्जरलैंड में एक नोटबल विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड हुआ। इसको याद नहीं रखना, आपको याद क्या रखना है कि देखिए उन्होंने 61.17 मीटर के प्रयास से विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। चूंकि इनने एक जो आयोजन हुआ है टूर्नामेंट का, उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनने 61.17 मीटर के प्रयास से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया पैरा एथलीट में। तो आपको याद रखना है महेंद्र गुर्जर। गुर्जर याद रख सकते हैं, गुर्जर मजबूत व्यक्ति होगा तो भाला फेंकने में ये काफी मजबूत, कुछ ऐसे ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कामी रीता सिर्फ कई सालों से चर्चा, मतलब पिछली बार भी करंट अफेयर्स में चर्चा थी। माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार फतेह किया, चूंकि 29वीं बार किया था तब भी ये चर्चा में आई थी, 31 करेंगे तब भी ये चर्चा में आएंगे। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। विश्वनाथ मतलब विश्वनाथ से याद रख सकते हैं। 7 शिखरों की चुनौती, 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले विश्व के दूसरे तथा भारत के सर्वाधिक युवा पर्वतारोही बने। एक बार दिमाग पर रख के चलिएगा, ऐसा क्वेश्चन यदि फ्रेम कर दे ताकि याद रहे आपको। मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी क्या बने हैं, पीसीबी के अध्यक्ष बने हैं। पीसीबी के ये अध्यक्ष थे जिनको एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये पाकिस्तान से चूंकि आते हैं मोहसिन नकवी, तो मतलब ऐसे याद रख सकते हैं नकदी के जो मोहसिन मतलब नकदी के जो मुंह में रहते हैं। पाक क्रिकेट बोर्ड मतलब कुछ भी आप बना के अपना याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा फैक्ट आ जाए तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज ऐसी आपकी प्रिंट हो जाए। उसके बाद देखेंगे वंदना कटारिया, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की भी घोषणा की है। वह भारत के लिए सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली तथा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच मतलब सबसे ज्यादा हॉकी इंटरनेशनल खेलने वाली और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाली जो भारत की हॉकी महिला खिलाड़ी है वो नाम है उनका वंदना कटारिया। तो ऐसी महिला, ऐसी वंदना जो कटार से भी तेज है, जो कटार से भी हॉकी उनकी कटार से भी तेज चलती है, तो इंटरनेशनल गोल करने में बहुत माहिर हासिल कर रही है महिला खिलाड़ी ऐसी हैं जो, ठीक है। तो वंदना कटार से याद रख सकते हैं, चूंकि हॉकी कटार से थोड़ा सा आपका रिलेट कर रहा है तो आपको इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखेंगे मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को तो सभी जानते हैं कि ये आपकी किसकी भारोत्तोलन में आपकी ये वेट लिफ्टिंग में चैंपियन रही हैं। तो इनको भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF इंडियन वेट लिफ्टिंग फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। चूंकि आप वेट लिफ्टिंग जैसे ही सुनेंगे तो मीराबाई चानू का आपको नाम क्लिक कर जाएगा, जिसको थोड़ा सा पता है। तो मीराबाई चानू कहाँ बनी है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फाउंडेशन की हेड बनी है। उसके बाद सौरभ गांगुली है, आईसी इनको पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः सुना गया है। एक बार ध्यान रखिए, कोई खास न्यूज नहीं है। जो आपको थोड़ा सा जोर दे के करवाई जा रही हो उनको आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे जे हाईलाइट करी गई हो जो आपकी, या रेड पेन से सर्कल करी गई हो, स्टार बना दिया गया हो, जिसको बारे में बताया जा रहा है कि इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो कुछ ही न्यूज ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। आपको ट्रिक से तो लगभग न्यूज करवाई दी जा रही है, जो न्यूज बच रही है तो 2-4 न्यूज आपको याद रखते हुए चलना है। आपको बार बार यही बताया जा रहा है। शरद कमल अंचत आपको बताया था, क्या कब बताया था, जब पीवी सिंधु के साथ ये उद्घाटन समारोह में ओलंपिक के क्या बने थे, ध्वजावाहक बने थे। तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और इन्होंने 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चूंकि इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है, 2022 में सम्मानित किया गया, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। आपको जब ओलंपिक बता रहे थे पीवी सिंधु के साथ कमल का जब याद करा रहे थे आपको, तब बताया था कि इन्होंने हाल ही में घोषणा कर दी है संन्यास की। इसलिए थोड़ा सा आप इनको याद रखिए, कमल, शरद, अंचत, कुछ भी आप याद रख सकते हैं इसका। ये आपको 5 स्टार लगा लीजिए, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अब देखिए क्रिस्टी कोवेंट्री आप क्या है, 41 वर्षीय जिम्बाब्वे की खेल प्रशासक तथा पूर्व तैराक हैं। मतलब जिम्बाब्वे की खेल प्रशासक और पूर्व तैराक जिम्बाब्वे की एथलीट है ऐसी क्रिस्टी कोवेंट्री, जो क्या है, जिनको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ तक तो न्यूज ठीक था, लेकिन यहाँ देखिए अब वह आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष है। मतलब फर्स्ट वुमेन है और फर्स्ट अफ्रीकन लेडी है, या फर्स्ट अफ्रीकन है जो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेड बनी है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। अब आपको याद कैसे रखना है इसको, तो ऐसे याद रखिए कि आपको 10 लोग जब ओलंपिक की कमेंट्री कर रहे हैं या ओलंपिक में कमेंट्री में बैठे हुए हैं, तो उनमें से 9 तो पुरुष हैं, एक ऐसी महिला बैठा दी गई है। एक कौन सी, एक महिला बैठा दी है कमेंट्री में।
एक महिला कमेंट्री में बैठा दिए, तो जिससे आप क्या याद रख सकते हैं, तो क्रिस्टी कोवेंट्री, कोवेंट्री से याद रख सकते हैं। अब पूरी एक थोड़ा सा आप कहानी सुन लेंगे तो आपको इसका नाम भी याद हो जाएगा। 10 लोगों की एक कमेंट्री की टीम बनाई गई है, उसमें से 9 मेल है मतलब पुरुष हैं, एक फीमेल है, ऐसे याद रखना है। तो वो कहेंगे कि ऐसी कौन सी महिला है, और मतलब ये अफ्रीकन है चूंकि ब्लैक है, तो आप ब्लैक से याद रखेंगे। एक ब्लैक लेडी को 10 लोगों की ओलंपिक की कमेंट्री में बिठा दिया गया है, तो अब कहेंगे कि ये जवाब बार बार दे रही है, बार बार जवाब ज्यादा दे रही है, तो आप इसको कमेंट्री से याद रख सकते हैं, और 10 लोगों का याद रख सकते हैं, कमेंट्री से याद रख सकते हैं, और जवाब से आप जिम्बाब्वे याद रख सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, 10 लोगों की कमेटी ओलंपिक के लिए कमेंट्री के लिए बनाई गई है, उसमें से एक ब्लैक लेडी को चुना गया है। ब्लैक लेडी कौन है? क्रिस्टी कमेंट्री। अब इनका नाम याद कैसे रहेगा, क्योंकि ब्लैक है, फर्स्ट लेडी है, 10 लोगों में फर्स्ट लेडी फर्स्ट ब्लैक, मतलब लेडी भी है और ब्लैक भी है, तो इनको अध्यक्ष चुना गया, इसलिए इनको न्यूज अपन ने ट्रिक क्या बना रहे हैं कि एक लेडी है 10 में से, और एक क्या है, ब्लैक भी है वो, तो अफ्रीकन है और महिला है। 10 लोग क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि 10वां अध्यक्ष बनाया गया है उनको, तो यहाँ से 10 याद हो गया, फर्स्ट लेडी याद हो गया, ब्लैक वुमेन याद हो गया, मतलब अफ्रीकन वुमेन याद हो गया। अब वो बार बार जवाब दिए जा रही है, जवाब दिए जा रही है, तो ये 9 लोग कह रहे हैं कि ऐसा कौन है, मतलब किस ट्री, कौन है ऐसा, कौन ऐसा मतलब कौन ऐसी कमेंट्री करने वाली लेडी है जो बार बार जवाब दी जा रही, बार बार जवाब दिए जा रही, तो आपको कैसे रखना है, जिम्बाब्वे और किस्ट्री कोवेंट्री, तो अब इसको कमेंट्री से याद रखेंगे, जवाब कमेंट्री में जवाब देते हैं। एक बार आपको रफ करके फिर से समझा देते हैं, कमेंट्री में क्या दिया जाता है, आपको जवाब दिया जाता है, ये आपको याद ही है। तो क्रिस्टी कमेंट्री में आप बार बार जवाब दिए जा रही हैं, तो जिम्बाब्वे 10 लोगों के बीच में तो 10वां अध्यक्ष है, और पहली महिला पहली अफ्रीकन अध्यक्ष है। बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है। यदि ये ट्रिक आपको अच्छी नहीं लग रही, अपनी कोई ट्रिक बनाइए, केवल आपको कमेंट्री याद रख रहा है तो कमेंट्री याद रखिए आप, लेकिन आपको 10 कमेंट्री जिम्बाब्वे पहली महिला पहली अफ्रीकन सब याद करके चलना है। वहां क्या पूछ दे, कौन सा अध्यक्ष चुना गया आईयूसी का 10वां क्रिस्टी कमेंट्री हो, या आईओसी का 10वां अध्यक्ष ऐसी कौन सी महिला को चुना गया है जो पहली अफ्रीकन अध्यक्ष है, तो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन आयोग पुटअप कर सकता है। आगे चलेंगे, देवजीत सैकिया, इनको बीसीसीआई के नए सचिव चुने, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते चलेंगे केवल, क्योंकि जैसा है पहले थे, अब जैसा है आपको पता है आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, आगे न्यूज में देखेंगे, इसलिए देवजीत सैकिया को रख सकते हैं, सैकिया को रख सकते हैं। तो ऐसा देव जो जीत गया हो, मतलब कुछ भी आप ट्रिक बना के याद रखिएगा इसको। काम्या कार्तिकेयन आपको पिछले भी बताया था, पीछे मतलब पिछली बार ही बताया था, विश्व के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाली सबसे युवा महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन। कार्तिकेयन से कैसे याद रख सकते हैं, गणेश जी के भाई का नाम कार्तिकेय था। जब उन दोनों में कंपटीशन हुआ तो कहा गया कि पूरे महाद्वीप पूरे विश्व का आपको चक्कर लगा के आना है, तो आप कार्तिकेय से याद रख सकते हैं। कार्तिकेय से कैसे, पहली महिला बनी है, मतलब युवा महिला बनी है जो 7 महाद्वीप का चोटी का सबसे मतलब जो 7 कॉन्टिनेंटल है, 7 महाद्वीप आपको पता है, 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उनको फतेह करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला बनी है कौन, काम्या कार्तिकेयन। तो आपको कैसे कार्तिकेय से याद रखना है। राफेल नडाल आपको पता ही, राफेल नडाल आपके बैडमिंटन से सॉरी आपके राफेल नडाल आपके टेनिस से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है, तो ये स्पेन के हैं, स्पेन के आप याद रख सकते हैं। राफेल फेल होगा व्यक्ति जो पेन नहीं झेलेगा, कुछ ऐसे भी बना के आप ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि हम स्पेन की ट्रिक हम फेल से बना रहे हैं, तो फेल वही व्यक्ति होगा या वह व्यक्ति फेल नहीं होगा जो पेन झेलेगा, तो आप कुछ किसी भी प्रकार से रख सकते हैं, क्योंकि बड़े खिलाड़ी थे, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है, इसलिए चर्चा में है, पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद मैक्स वर्स्टापेन, फॉर्मूला 1 रेसिंग में लगातार मतलब चैंपियनशिप में अपने नाम किया है इन्होंने, फॉर्मूला 1 बेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, क्योंकि फॉर्मूला 1 रेसिंग भी इस बार चर्चा में रही थी। एक बार थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए कि कोई वर्स्टापेन है जो फॉर्मूला 1 रेसिंग का खिताब जीता है, या मैक्स मैक्स ऐसे रख सकते हैं, मैक्स है कोई जो मैक्स खिताब जीता है, तो इस प्रकार से भी रख सकते हैं। तैयब विक्राम है जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जिनको चुना गया है। उसके बाद है आयु एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह, एक बार आप दिमाग में रखते चलिएगा ताकि पूछ ले यदि तो आपको याद रहे, राजा रणधीर सिंह याद रख सकते हैं, राजा रणधीर सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, कुछ ऐसे दिमाग बना के याद रख सकते हैं, ओलंपिक का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। सिद्धार्थ अग्रवाल, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने जो 49 वर्षीय हैं, सबसे उम्रदराज बने हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को कैसे याद रखना है, आपको सिद्दत मूवी से याद, सिद्दत मूवी काफी लोगों ने देखी है, सिद्दत मूवी में किस प्रकार उसका जो विक्की कौशल का भाई है जो लीड एक्टर में है, वो किस प्रकार जो इंग्लिश चैनल को पार करके
आपका इंग्लिश चैनल पार करके यूके पहुंचना चाहता है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला सिद्धार्थ या सिद्धार्थ, कुछ भी आप याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में सिद्धार्थ की मूवी की जो ट्रिक थी, तो उसको अब मतलब चेपना था, या ये भी कह सकते हैं चेपना था उसको, तो इसी प्रकार ये ट्रिक बना दी गई। याद रखना है, रख लीजिए। सिद्धार्थ अग्रवाल डायरेक्ट भी आपको याद रह सकता है, तो आप डायरेक्ट भी कर लीजिए। और अब देखते हैं, जैसा बताया था, निर्विरोध आईसीसी का अगला चेयरमैन इनको चुना गया है, और इन्होंने ग्रेग बार्कले को इन्होंने ओवरकम किया है, मतलब ग्रेग बार्कले जो न्यूजीलैंड के पहले थे उनका स्थान लिया है। तो आप जय शाह याद रख सकते हैं, अमित शाह के ये बेटे हैं, तो ये आपको डायरेक्ट याद रहेगा। उसके बाद देखेंगे पीआर सीरीजेस, आपको बताया था भारतीय हॉकी टीम के आपके ये गोलकीपर थे, चूंकि इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, इसीलिए इनको ओलंपिक में समापन समारोह का ध्वजवाहक भी बनाया गया था। तो उसी प्रकार आपको पीआर सीरीजेस का आपको नाम याद रहेगा, चूंकि इन्होंने इनका मतलब ओलंपिक का जो ब्रॉन्ज मेडल अपनी हॉकी टीम जीती है, सबसे मेजर रोल इनका रहा था। क्योंकि अपने सरपंच थे, अपने कैप्टन थे, उनका तो रहा ही था। उसके हरमनप्रीत, जो आप जानते हैं, हरमनप्रीत को तो कौन नहीं जानता है, हरमनप्रीत जो अपनी इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं, और उनको सरपंच के नाम से जाना जाता है। उनका भी काफी रोल था, जो 3 लगातार गोल मारने वाले ऐसे पहले इंडियन बने थे, या पहले हॉकी खिलाड़ी बने थे। उसके बाद आप क्या देखेंगे, पीआर श्रीजेश, सॉरी श्रीजरेस, वापस निकल जा रहा है, पीआर श्रीजेश थे आपके जो। तो ये आपके ऐसे गोलकीपर थे जिनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनको मतलब दीवार कह सकते हैं अपने हॉकी टीम की। तो पीआर सीरीजेस का आपको नाम याद रखना है। उसके बाद जीआरआई इंग्लिश चैनल को पार करने वाली 20वीं सर्वाधिक युवा और सबसे तेज तैराक बनी है। आपको ऊपर क्या याद रखा था, सिद्धार्थ से आपको सिद्धार्थ याद रखना है, जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, और जिया राय आपकी सबसे युवा पैरा तैराक बनी है। तो जिया मतलब जी से याद रख सकते हैं कि जिस युवा पैरा तैराक में सबसे ज्यादा जिया होगा और उसकी ऐसी राय होगी कि नहीं, ठान लेगी कि मुझे इंग्लिश चैनल पार करना है, तो वो अपना ऐसा जिया रखने वाली, मतलब कलेजा कहते हैं जिसको, मतलब जिसका मजबूत दिल हो, उसको उस प्रकार से जिया बोला जाता है। तो उससे भी याद रख सकते हैं आप। तो ऐसी महिला थी जो इंग्लिश चैनल तैर के पार करी थी, 20वीं सबसे युवा। उसके बाद रोहित शर्मा आप देखेंगे, स्किप कर सकते हैं। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम, चूंकि कुछ विविध गेम्स भी रह गए हैं, उनको भी देखेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार जितना आपको रखना है रख सकते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की आपका मेजबान कौन था, बिहार। तो कैसे याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ मतलब बच्चे, बच्चे से कहते हैं ना कि बाहर जाके खेलो। बिहार को आपको कैसे याद रखना है, बाहर, बाहर से याद रख सकते हैं कि हम बच्चों से कहते हैं बाहर जाके खेलो। यूपी का रैंक 7 और बिहार का रैंक आपकी 15 रही है। पूछे जाने की कम संभावना है, क्योंकि बहुत नीचे नैरो रैंक रही है। यदि किसी का यूपी या बिहार का यूपी का प्रदर्शन अच्छा रहा होता, टॉप 4-5 में या 3-2 में अगर हम कंप्लीट किए हुए थे, तो खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते। लेकिन अब इसके मेजबान या आयोजन स्थल का आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ है, तो बताएंगे आप मेजबान इसका कौन रहा है, आयोजन कहाँ हुआ है, बिहार। क्या कहेंगे, यूथ गेम्स, आप यूथ से आप क्या कहेंगे कि गेम्स कहाँ खेलो, बाहर जाके खेलो। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी, बाहर, बाहर से आपका क्या हो जाएगा, बिहार, तो बाहर जाके खेलो। चूंकि बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिनका जिनका आयोजन कहाँ किया जाता है, नई दिल्ली में किया जाता है। तो नई दिल्ली आपको याद नहीं रखना है, याद आपको वहां रखना है जहां कहीं और आयोजन, जैसे उत्तराखंड में हुआ, बिहार में हुआ, यूपी में, लखनऊ में, या कहीं और यूपी में हुआ तब याद रखना है, या कहीं और मतलब कोई इंटरनेशनल हुआ या कोई मेजर आपका टूर्नामेंट हो रहा है और दिल्ली के बाहर हो रहा है, तब आपको उसको अच्छे से याद रखना है, या यूपी में हो रहा है तो याद रखना है। ठीक है। इसके बाद खेलो इंडिया बीच गेम आप स्किप कर सकते हैं। चलेंगे सीधा अब आपका एशिया योगासन खेल चैंपियनशिप। चूंकि योगासन के बारे में, मतलब योग के बारे में काफी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, यूपीएससी भी पूछता रहता है। खो खो पहला हुआ था, उसके बारे में यूपीएससी ने पूछा, आगे आपको बताएंगे। चूंकि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में, तो उसको ये याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है एशिया योगासन, योग का जो चैंपियनशिप हुई है वो भारत में हुई है, भारत में नई दिल्ली में हुई है। और चूंकि योग में तो हम सबसे आगे होते ही हैं, योग हम दूसरों को सिखा रहे हैं, तो योग में तो हम टॉप पे रहेंगे ही, तो हम नंबर 1 पे योग में रहेंगे। उसके बाद देखेंगे कबड्डी विश्व कप। चूंकि हम कबड्डी भी हम सबसे ज्यादा होते हैं, प्रो कबड्डी लीग भी होती है हमारे यहाँ, जो क्रिकेट के बाद नॉन क्रिकेट जो लीग है उसमें सबसे फेमस आपकी हो चुकी है प्रो कबड्डी लीग। तो ये कहाँ हुई है आपकी, कबड्डी विश्व कप। कबड्डी का विश्व कप, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कबड्डी का विश्व कप हुआ है यूके में, और हम महिला और पुरुष दोनों में हम विजेता रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि विश्व कप कबड्डी का कहाँ हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। पूछा जा सकता है ये आपसे। और विश्व कबड्डी दिवस आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम देखिए आपको कैसे याद रख हो जाएगी, टीम वर्क कह रहा है,
टीम वर्क मैक्स ओवर ड्रीम वर्क, मतलब कि टीम वर्क करेंगे तो मैक्स ओवर ड्रीम वर्क। जब हम टीम वर्क करेंगे, मैक्सिमम टीम वर्क करेंगे, तो हमारा ड्रीम जो वर्क है वो चुटकियों में हो जाएगा पूरा। तो टीम वर्क जब हम करेंगे कबड्डी में, चूंकि 7 लोगों की जो टीम होती है उसको टीम के तौर पर मिलजुल के काम करना होता है। जब आप किसी अपोनेंट को पकड़ेंगे, यदि एक पकड़ेगा तो छूट के भाग जाएगा। कबड्डी तो आप जानते हैं कितना एक्सप्लेन करना है इसको। तो टीम वर्क जब आप करेंगे ना, तो आपका ड्रीम वर्क पूरा हो जाएगा। तो इससे आप इसकी थीम पकड़ सकते हैं। और 24 मार्च आप याद रख सकते हैं कि विश्व कबड्डी दिवस आपका कब मनाया जाता है, 24 मार्च। तो 2-4 लोगों की जब टीम मिलके कबड्डी खेलती है तो विश्व कबड्डी दिवस मनाया जा सकता है। कुछ ऐसे आप 2-4 से याद रख सकते हैं, जो 2-4 मार्च कुछ भी बनाइए अपनी ट्रिक, और 24 मार्च सीधा याद रख सकते हैं। इसमें मेन आपको थीम भी याद रखनी है, और इसमें याद रखना है आयोजन कहाँ हुआ है। इंग्लैंड में आयोजन हुआ है, महिला और पुरुष दोनों में भारत जीता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। टीम वर्क मिलके हम ड्रीम वर्क पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने देखा था खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम, बाहर जाके यूथ खेलो, तो कहाँ हुआ है आपका, हुआ है बाहर से आपका बिहार, ठीक है। उसके बाद हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्योंकि पैरा गेम्स दिव्यांग लोग खेलते हैं, तो पैरा गेम्स आपका इसीलिए नई दिल्ली में करवा लिया है, ताकि उनको ज्यादा तकलीफ ना हो आने जाने की। तो अब नई दिल्ली याद नहीं रखना है, केवल आपको वो याद रखना है जो कहीं और हुए हैं, क्योंकि ये इसलिए थोड़ा सा पढ़ाया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा रहा है, उत्तर प्रदेश थर्ड रैंक पर रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये इंपोर्टेंट बढ़ जाता है, बन जाता है आपका। और इसीलिए आप थोड़ा सा दिमाग पे रख के चलिएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हुए हैं, खेल पुरस्कार भी, सॉरी, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए, मैं कह रहा हूँ। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हुए, एक राष्ट्रीय गेम होते हैं, राष्ट्रीय मतलब नेशनल गेम्स होते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आपको याद रखना है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में आपको डी गुकेश को याद रखना है। 18वीं ग्रैंड मास्टर बने, आपको 18th नंबर जर्सी, 18th रैंक, और इस सबसे आपको याद कराया था। हरमनप्रीत सिंह आपके, जिसको बताया था पुरुष हॉकी के कैप्टन है, जिनको सरपंच कहा जाता है, लगातार 3 ओलंपिक में गोल मारने वाले पहले व्यक्ति बने थे ऐसे, तो हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। प्रवीण कुमार आप जानते हैं, प्रवीण कुमार आपके यूपी के, शायद मेरठ से, यूपी के तो है, मेरठ कंफर्म नहीं, लेकिन प्रवीण कुमार आपके यूपी से हैं, इसलिए इंपोर्टेंट बन जाते हैं। मनु भाकर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि 2-2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली ऐसी महिला बनी थी जो ओलंपिक में 2 एक ही संस्करण में मेडल जीती थी। तो मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी कुगेस को तो आप जानते ही हैं, और आपका प्रवीण कुमार चूंकि यूपी के हैं इसलिए इंपोर्टेंट बन जाते हैं। तो 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। पूछेगा ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन में देगा कि इनमें से किसको ये खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, किसका नाम डाल देगा जो बहुत ही आपका खेल में अच्छा किया होगा पैर ओलंपिक में। मान लीजिए आपका नीरज चोपड़ा का डाल देगा कि 2024 के खेल रत्न ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए गए, इसमें से किसको नहीं दिया गया, मुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण, मनु भाकर, डाल देगा एक नीरज चोपड़ा, मतलब एक को छटा के नीरज चोपड़ा डाल देगा। आप कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए इनको 4 को तो अच्छे से याद रख के चलना ही है। उसके बाद आपका मिला है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार में आपके तो बहुत लोगों को मिले हैं, लगभग आपके 32 लोगों को मिले हैं, लेकिन कुछ नाम जैसे आपको याद रखने हैं, जैसे आपकी अन्नू रानी एथलेटिक्स, और आपको प्रीति पाल, आपको पीछे ही बताया। प्रीति पाल यूपी के लिए क्यों इंपोर्टेंट है, ऐसी धावक है जो पैरालंपिक में एक मेडल लाई है आपकी, तो इसलिए ये आपकी दोनों एथलीट आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं, और ये दोनों एथलीट आपके यूपी के मेरठ से आते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, आयोग के पूछे जाने की संभावना भी बढ़ती है इससे। आगे देखेंगे अर्जुन पुरस्कार आजीवन, इसमें केवल आपको याद रखना है मुरलीकांत राजा राम पेटकर, जो चंदू चैंपियन मूवी सब लोगों ने अभी तो देख ही ली होगी। चंदू चैंपियन जो मूवी बनी है, उसमें जो लीड एक्टर में जिसका रोल किया गया है वो किसका किया गया है, मुरलीकांत राजा राम पेटकर। आपने गाना भी सुना होगा, चंदू नहीं है मैं चैंपियन है मैं, उसकी एक लाइन है ना, चंदू नहीं है मैं चैंपियन है मैं। तो इसी प्रकार ये मुरलीकांत राजा राम पेटकर को आजीवन दिया गया है, और ये अभी जिंदा है, मतलब मरणोपरांत नहीं दिया गया है। तो इनको उसी प्रकार दिखाया गया था, उस मूवी में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार ये अपने पुरस्कार के लिए, मतलब उनको अर्जुन पुरस्कार, ये किस प्रकार ये भटकते रहते हैं, और पुरस्कार उन्हें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि उन्हें अपने गांव में सड़क बिछानी होती थी। तो जिसने भी ये न्यूज देखी होगी या जिसने भी ये मूवी देखी होगी वो जल्दी से क्लिक कर गया होगा। उसके बाद देखते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन चूंकि उत्तराखंड में हुआ है, नई दिल्ली में नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसको भी याद रखना है। और शुभंकर मौली, ये तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आपका आयोजन किया गया है कहाँ, उत्तराखंड में। एक तो आपको ये याद रखना है उत्तराखंड हुआ है, उसके बाद आपको बताया था यूथ गेम आपका कहाँ हुआ है, बाहर जाके गेम खेलो, तो आपका बिहार में हुआ है, और सारे गेम आपके नई दिल्ली में हो रहे हैं। तो आपको अभी तक 2 गेम याद रखने हैं, यूथ गेम बाहर जाके खेलो, उसके बाद राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स हो रहे हैं आपके। तो आपके नेशनल गेम्स कहाँ हो रहे हैं, आपके नेशनल गेम्स हो रहे हैं आपके यूके में। उसके बाद आपका यूथ गेम कहाँ हुआ है, आपका यूथ गेम हुआ है आपका, बताया था बाहर जाके खेलो, तो बिहार में।
और उसके बाद एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया था, योगासन वाला। योगासन वाला कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। और कबड्डी विश्व कप हुआ है आपका इंग्लैंड में। तो आपको कुछ ऐसे न्यूज, केवल कुछ टूर्नामेंट के आयोजन स्थल याद रखने जो आपको हाईलाइट करके बताए जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश का रैंक 13वीं रही, नहीं याद रखना है आपको। नेशनल गेम्स में आपको जो आपको दीनिधि देशबंधु आपको बताया था कब, जब आपका ओलंपिक पढ़ाया जा रहा था कि सबसे युवा आपका जो एथलीट है दीनिधि देशबंधु, जो आपके कहाँ के, कर्नाटक की महिला तैराक हैं। और सबसे उम्र दराज आपको बताए थे रोहन बोपन्ना, आपको पीछे भी बता रहे हैं तो क्लिक कर रहे होंगे आप लोग, सॉरी। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी है आपकी दीनिधि देशबंधु। और श्री हरि नटराज आपको पीछे बताया था, श्री हरि करके क्या बने आपके, 86वें ग्रैंड स्लैम या ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कर्नाटक के पुरुष तैराक हैं। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मेरे हिसाब से इसके भी पूछे जाने की काफी संभावना है, क्योंकि यूपीएससी ने तक इस पे क्वेश्चन बनाए हुआ है। 3 स्टेटमेंट बनाए हुए थे कि इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और भारत इसमें विजेता रहा है। और भारत ने मतलब कि उसका स्कोर दिया हुआ था 54 73 कुछ ऐसे स्कोर करके दिया हुआ था। इसका स्कोर को उसने क्या किया था, पुरुष के स्कोर को महिला में डाल दिया था, महिला के स्कोर को पुरुष में डाल दिया था। उसने फैक्ट्स को इंटरचेंज कर दिया था। इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, क्योंकि खो खो का विश्व कप कहाँ हुआ है आपका, नई दिल्ली में हुआ है। और यही याद रखेंगे आप किसका, एक मिनट, यही याद रखिएगा आप कबड्डी का, जो आपका कबड्डी का विश्व कप हुआ है वो अब कहाँ हुआ है, इंग्लैंड यूके में हुआ है। खो खो विश्व कप भारत में हुआ है, दोनों भारत जीते हैं, मतलब महिला पुरुष दोनों भारत जीती है, हराया नेपाल को है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में हुआ है। और कबड्डी जो विश्व कप हुआ है, कबड्डी का विश्व कप यूके में हुआ है, उनमें उनमें भी आपकी पुरुष और महिला दोनों में विजेता आपकी भारतीय टीम ही रही है। उसके बाद देखेंगे प्रो कबड्डी लीग, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हरियाणा स्टीलर्स जीती है, क्योंकि ये पहली बार जीती है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग पे रख के चलिए, कबड्डी में हरियाणा की भी टीम भी पहला खिताब जीत गई है। उसके बाद देखिए 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई है, भारत में पहली बार नई दिल्ली में हुई है। थोड़ा सा आप इसलिए याद रख सकते हैं पहली बार हुई है, लेकिन नई दिल्ली में हुई है इसलिए याद नहीं रखिए। यदि आपको जो आपको याद रखवाई जा रही है चैंपियनशिप, उसके अलावा कोई आपको आ रही है, पड़ी हुई नहीं आ रही है, तो आप मान के चलिएगा वो नई दिल्ली में उसका आयोजन हुआ है। यूपी की तो आप याद ही रखेंगे, यूपी में आपको याद ही रखना है कौन कौन सी चैंपियनशिप हो रही है, पीछे ही बताए। और इंडिया लेवल पे भी आपको याद रखना है, यूथ गेम, यूथ बाहर जाके गेम खेलेगा। और कबड्डी आपकी जो बताई है यूके में हुई है, और आपकी खो खो नई दिल्ली में हुई है, इसलिए याद नहीं रखनी। तो केवल अभी यूथ गेम आपको याद रखना है, जो आपका कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ है। उसके बाद या तो बाहर हुई है, बाहर का आपकी यूके में हुई है कबड्डी विश्व कप, खो खो विश्व कप इंडिया में, नई दिल्ली में जो हुए हैं उसको आपको याद नहीं इसलिए करवाए जा रहे हैं। उसके बाद सीधा चलते हैं, अब चलते हैं आगामी खेल का आयोजन, बस लास्ट यही रह गया है। उसके बाद यूपी की कुछ न्यूज है, उनको 5 से 10 मिनट में उनको भी कवर कर लेंगे। अब देखते हैं 10वां आपका जो पीछे बताया था, आपका 9वां जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था आपका कहाँ हुआ था, यूएसए, और आपका कहाँ हुआ था बताइए, यूएसए, और यदि आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ था। और जो 10वां आपका महिला, सॉरी आपका ये 10वां महिला T20 विश्व कप है, तो ये आपका इंग्लैंड और वेल्स में होना है। तो आपका 14वां आपका विश्व कप कहाँ होना है आपका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद देखिए 10वां पुरुष वर्ल्ड कप आपका कहाँ होना है, भारत और श्रीलंका में होना है। तो आप इसको याद रखना, आपका 9वां कहाँ हुआ है पुरुष T20 वर्ल्ड कप, जिसमें भारत जीता है, आपको बताया था यूएसए। यूएसए से कैसे याद रखना है, यूएसए की पहली बार टीम आई है, पाकिस्तान को हराया था, पीछे ही आपको बता रहे हैं। 10वां कहाँ होना है, क्योंकि भारत में होना है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए आपको रेड सर्कल मतलब रेड बॉक्स में भी आपको रखा गया है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आपकी अब कहाँ होनी है, 2029 में भारत में होनी है। इसके पहले आपको बताया था कि 2017 में चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी आपकी पाकिस्तान जीती थी, इसीलिए जो 2025 वाली चैंपियंस ट्रॉफी है इसका आयोजन कहाँ हुआ था आपका, पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन भारत के गेम आपके यूएई में कराए गए थे, सुरक्षा को चिंताओं में रखते हुए। तो जो जीतता है अगला चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब चैंपियंस नाम ही है, चैंपियंस की यहाँ ही अगली ट्रॉफी होगी। पाकिस्तान चैंपियन बनी थी तो पाकिस्तान में हुई, इंडिया चैंपियंस बनी तो अब इंडिया में होगी, कोई और टीम चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, कोई भी बनती, मतलब जिम्बाब्वे भी बन सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि जिम्बाब्वे नहीं बन सकती है, बट लेकिन अभी थोड़ी सी कमजोर टीम है इसलिए जिम्बाब्वे के चांसेस कम है। तो भारत जीती है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी, तो भारत में इसका आयोजन होगा। 23वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा आपका, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, मतलब तीनों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होंगे ये, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप का क्रेज भी आपका अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज में ज्यादा है फुटबॉल का क्रेज। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका में तो इसका आयोजन होगा नहीं, चूंकि
मतलब अफ्रीका में भी, नॉर्दर्न अफ्रीका जो कंट्रीज हैं या अरेबिक कंट्रीज है उसमें तो फिर भी आयोजन इसका काफी होने लगा है। लेकिन आपको याद रखना है अगला फीफा का वर्ल्ड कप जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है वो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में होना है। उसके बाद सीधा देखेंगे नेशनल गेम्स अगली बार ग्लासगो में होने, राष्ट्रमंडल सॉरी कॉमनवेल्थ गेम्स, आपके नेशनल गेम्स तो आपके मेघालय में होने, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 के होने, वो आपकी चूंकि कॉमनवेल्थ है तो कॉमनवेल्थ में यूके की जो मतलब टेरिटरी में रही थी वही कॉमनवेल्थ गेम में राष्ट्रमंडल खेल में आते हैं, तो यूके में ही होना है उनके अगले गेम। उसके बाद है निशानेबाजी जूनियर चैंपियनशिप वर्ल्ड कप। अब आपको वर्ल्ड कप याद रखने हैं, किस किस गेम के वर्ल्ड कप आपके भारत में हो रहे हैं। तो देखिए निशानेबाजी जूनियर विश्व कप आपका भारत में हो रहा है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में होनी है। उसके बाद आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपको बताए थे लॉस एंजल्स अमेरिका में होने हैं। अगले ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक पैरालंपिक सभी अब आपके कहाँ होंगे, एलए अमेरिका में होंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये हाईलाइट टॉपिक देखते चलिएगा। तो यहाँ आपका लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं आपको क्लास को होते हुए, और आपकी लगभग पूरा खेल, तो आप देख रहे होंगे कि लगभग 26 पेज आपके जो घटना चक्र के हैं खेल दिया हुआ था, लगभग 1 घंटा 20 मिनट लग गया है। एक बार आप देखिए फिर इसको, यदि आप कुछ लोग 1.5x पे जिनको अगर कंफर्टेबल रहे तो 1.25 या 1.5 पे देख के आप पीडीएफ को सामने रखते या बुक में हाईलाइटेड करते हुए देखते चलिएगा, तो मेजरली आपके 30 से 35 40 मिनट में 50 मिनट में आपका पूरा खेल कंप्लीट हो जाएगा। और मान के चलिए यहाँ से कई बार 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं गेम से, क्योंकि गेम्स का सेक्शन अब हर मतलब एग्जाम में बढ़ाया जा रहा है। यूपीएससी भी 1 से 2 गेम्स के क्वेश्चन पूछ देता है, पीसीएस भी पूछता है, बिहार तो बहुत ज्यादा पूछता है, आरओ से भी एक मिलान और फैक्ट के तौर पर 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो खेल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जिसको थोड़ा सा टफ टॉपिक लगता है एक बार दोबारा वीडियो को 2x पे या 1.5x पे देखिएगा। जो फैक्ट आपको ट्रिक से याद करवा दिए गए हैं वो तो मान के चलिए 5-7 दिन बाद आपको जो एग्जाम में आपको क्लिक ही कर जाएगा। जो नहीं है 1-2 बार आप थोड़ा सा दिमाग में कुछ फ्रेमिंग कर लीजिए ताकि एग्जाम तक आपको याद रह सके। अब आप चलते हैं, एक टॉपिक आपका बच गया है यूपी स्पेशल की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको थोड़ा सा देखते चलेंगे। अब कह रहा है सिंगना, सिंगना जगह का जो नाम है आपका, तो यहाँ क्या बनाया गया है, आगरा के में जो जगह है सिंगना, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र की स्थापना हेतु इसकी मंजूरी प्रदान की गई है आपका किसके द्वारा, किसान और कल्याण मंत्रालय द्वारा। सिंगना कहाँ है आपका, सिंगना है आपका आगरा में। तो आपका अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय संस्थान भी आपको याद होगा तो ये आगरा में ही है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए कतरनिया घाट, क्योंकि न्यूज थी केवल कतरनिया घाट आपको बताना था कि कहाँ है तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बहराइच में, जो आपकी चूंकि आपको सारे वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य सब आपको यूपी स्पेशल, जिसने भी यूपी स्पेशल की बुक आपकी क्लासेस नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी स्पेशल की 2 क्लासें 2-2 घंटे की, उसमें आपका सारा यूपी स्पेशल जो 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं सारे उसी सेक्शन से आएंगे। और जो पीडीएफ भी आपकी ग्रुप पे डाली गई है, अगर टाइम नहीं है तो पीडीएफ को केवल एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसमें भी आपको पहले दूसरे नंबर पेज पे आपको लगाया गया है कि जो पिछली बार आपका जो आरओ का पेपर हुआ है कैंसिल हो गया है, उसमें किस प्रकार आपकी मतलब एक ही बॉक्स से देखेंगे आप 2-2 क्वेश्चन बने हुए हैं और आपको इससे ज्यादा क्या प्रूफ देना है। तो बहुत ही क्रिस्प एंड अच्छे नोट्स बनाए गए हैं, टू द पॉइंट नोट्स बनाए गए हैं आपको यूपी स्पेशल के लिए, कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। तो चलिए न्यूज पे आते हैं। बहराइच में आपने देख लिया कतरनिया घाट, कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, बहरा व्यक्ति कतरता रहता है, मतलब जब कोई बात नहीं उसकी सुनता है तो वो कतरता रहता है कुछ चीज ऐसे, तो कतरनिया घाट की हो जाएगा आपका। गोरखपुर में आपका गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, गार्बेज से कैसे याद रखेंगे, गोरख, गा से गा मिला सकते हैं, गा से गा, लेकिन आप कहेंगे गा से गा तो गाजीपुर गाजियाबाद भी आ सकता है, लेकिन आप गाजे कैसे याद रखेंगे, गार्बेज से गोरखपुर, गोरखपुर को क्लीन सिटी बनाने, कुछ ऐसे याद रखिए। अभी गार्बेज गोरखपुर मतलब कि गोरख धंधा हो गया है किसका, कचड़े का, तो कुछ इस प्रकार से बना लीजिए, गोरखपुर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण हुआ है। ठीक है, हर चीज की ट्रिक भी पॉसिबल नहीं होती, कुछ आप याद भी कर लीजिए यदि नई ट्रिक उसकी बन पा रही है, या ये भी होता है। देखिए थोड़ा सा आप भी अपना मतलब कि इंटरेक्शन दिखाया कीजिए, यदि आपको कोई ऐसा लगता है, कोई ऐसा टॉपिक है जैसे मान लीजिए गोरखपुर गार्बेज स्टेशन बनाया गया है आपका, तो यदि आपको लग रहा है कि इसकी कुछ अच्छी ट्रिक बनाई जा सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दिया कीजिए, तो आपको और भी स्टूडेंट को फायदा मिलता है, हम लोगों को भी आपकी क्रिएटिविटी देखने का मौका मिल सकता है। तो आप इस प्रकार अपना कुछ थोड़ा सा इंटरेक्शन 1-to-1 केवल नहीं चलना चाहिए, दोनों एंड से इंटरेक्शन होना चाहिए। आपके कमेंट बॉक्स खुला होता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ग्रुप पे भी कई बार आपको चैट बॉक्स खोला जाता है तो हम वहां भी बता सकते हैं, लेकिन अभी आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट तो जरूर ही किया कीजिए, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, इवन आप मतलब हेल्दी कंपटीशन भी रखेंगे ना, मतलब आप क्रिटिसाइज भी करेंगे ना एक अच्छे वे में, तो हम लोग उसको पॉजिटिव वे में ही लेंगे।
तो ठीक है, जो भी आपको लग रहा है आप कमेंट जरूर किया कीजिए। उसके बाद है आपका लखनऊ। वैसे तो मोस्टली बच्चे यहाँ तक नहीं टिक पाते हैं क्योंकि यहाँ से क्लास छोड़ देते हैं पहले ही देख के। तो जो भी यहाँ तक रहते हैं तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में फीडबैक दिया कीजिए कि आप क्लास कैसी लगती है, आपको क्या चेंजेस चाहिए, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, क्या चीज़ की आप ट्रिक बना के आप अपने तरीके से अच्छी बना सकते हैं। हमें भी उससे मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए। तो ठीक है, अब आगे अगले टॉपिक देखते हैं। लखनऊ में क्या हुआ है कि रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है। चूंकि पाकिस्तान वॉर के समय ब्रह्मोस काफी चर्चा में रही थी, ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, डिफेंस के चैप्टर में आपको ये सब कराया है। तो इसका आपका एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र यूपी में कहाँ, लखनऊ यूपी की राजधानी में बन रहा है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम यदि आपको नहीं समझ आ रहा है, यूपी में हो रहा है, तो आप लखनऊ थोड़ा सा, जैसे नई दिल्ली आप मारते हैं ना इंडिया लेवल पे, ऐसे यूपी में आप लखनऊ मार सकते हैं। उसी प्रकार आपको बदायूं से क्या याद रखना है, नमस्ते योजना। बदायूं में क्या हुआ है कि बदायूं में सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई है। कौन, केंद्रीय मंत्री पीएल शर्मा ने ली है। अब याद कैसे रखना है, सबसे पहले तो बताइए नमस्ते योजना क्या है। तो नमस्ते योजना मैनुअल स्कैवेंजिंग जो होता है, ये भी समझाइए ये क्या होता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति जो हाथ से मैला ढोते हैं, जो गटर साफ हाथ से करते हैं। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसी मशीनरी नहीं है कि हम गटर को या सीवेज को भी हम अभी तक इसको किससे साफ कर सके, मशीनों से साफ करें। कई बार आपकी न्यूज आती है कि मतलब साफ करते मैला ढोती हुए, सीवेज साफ करते हुए कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। तो अभी भी देखिए कितने पीछे हम, कहने को हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो बदायूं से आपको क्या याद रखना है, बदबू। चूंकि आपको नमस्ते योजना पता है, मैला ढोने वाली आपकी स्कीम है। तो बदबू, मैला, जब व्यक्ति मैला ढोता है तो उसको बदबू आती है। कुछ ऐसे ट्रिक आप याद रखिएगा कि बदबू से आप कैसे रखेंगे। बदबू, मैला जब ढोता होगा व्यक्ति तो उसको बदबू तो आती होगी। तो बदबू से आपको बदायूं याद रखना। नमस्ते योजना का जो आपका केंद्रीय विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन या अध्यक्षता कहाँ की गई है, तो आपकी बदायूं में की गई। और मैला ढोने का काम नमस्ते योजना से संबंधित है, उसमें बदबू आती, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। यूपी एग्रीज एवं एआई प्रज्ञा। यूपी एग्रीज परियोजना क्या है, यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड, चूंकि आप यूपी का मैप देखते हैं, यूपी का मैप इस प्रकार होता है। तो पूर्वांचल का क्षेत्र और आपका जो बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड रीजन जिसमें झांसी, ललितपुर, बांदा, आपका बांदा, ये सब क्षेत्र लगता है। पूर्वांचल में गाजीपुर और प्रयागराज, बलिया, ये सारे क्षेत्र लगते हैं। तो वो कह रहा है पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों में कृषि क्रांति लाना और महिलाओं को 30% भागीदारी के साथ 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना। पता है यूपी एग्रीज मतलब कि यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्रों को जो किसान है, महिला किसान है और आपके एग्रीकल्चर में लगे हुए जो व्यक्ति हैं उनको कैसे लाभान्वित करना किसानों को, तो उसके लिए स्कीम है। और एआई प्रज्ञा क्या है, एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम आज के टाइम पे एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डिजिटल टेक्निक में हम प्रशिक्षित करेंगे ताकि कृषि में डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। किस प्रकार रोबोट से सीडिंग की जा सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, ये सब जैसी उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में हम प्रशिक्षित करेंगे 10 लाख युवाओं को। तो इसके लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो एआई प्रज्ञा। थोड़ा सा एआई प्रज्ञा में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए एआई प्रज्ञा का थोड़ा सा आप अच्छे से देख के चलिएगा, ठीक है। तो एआई प्रज्ञा को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यूपी एग्रीज से आपको एआई एग्रीज या यूपी एग्रीज परियोजना से तो समझ आ जाएगा कि आपको किसके क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र से। लेकिन एआई प्रज्ञा थोड़ा सा आप समझेंगे, या तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, प्रज्ञा थोड़ा सा बुद्धिमत्ता से संबंधित होता है, तो अब हो सकता है साइंस के क्षेत्र में चले जाएं। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप हैंडल कर सकते हैं। यही प्रज्ञा आपका क्या हो गया, एग्रीकल्चर में 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रशिक्षण देना। उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना की जा रही है, लखनऊ में यह स्थापना की जा रही है। और इस पार्क का नाम आपका क्या रखा जा रहा है, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जो आपके थे चौधरी चरण सिंह, सीसीएस के नाम पर आपकी रखी जा रही है। तो सीड पार्क भी आपसे याद रख सकते हैं, सीड पार्क, सीसीएस, ऐसे कुछ बना के याद रख सकते हैं, या डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के नाम पर इस पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है, लखनऊ में की जा रही है। उसके बाद आप देखिए, आगरा में 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया गया है। आगरा में मुख्यमंत्री ने 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया है। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जीरो पॉवर्टी का जो अभियान यूपी में चलाया जा रहा है उसका नाम क्या रखा जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर आपका क्या रखा जाएगा, जीरो पॉवर्टी अभियान। और जो 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन आपका आगरा में किया गया, चूंकि आगरा में अभी आपकी एससी की आपकी पॉपुलेशन काफी है, इसीलिए भीम नगरी का समारोह का उद्घाटन आपका आगरा में किया गया है। उसके बाद श्रृंगेश्वर धाम कहाँ है आपका, प्रयागराज में है, जो निषाद राज भगवान थे, जो निषाद राज के आप
एक मिनट, सॉरी, जो निषाद राज थे ना, तो निषाद राज कौन थे? भगवान राम के जो प्रिय सखा थे, उनको भगवान निषाद राज कहा गया है। तो उनके नाम पर जो श्रृंगेश्वर धाम बना हुआ है, ये कहाँ बना हुआ है? प्रयागराज में। पूछ सकता है ये भी आपका। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ? बनारस में डॉल्फिन सफारी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी में आपका लखनऊ, बनारस तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, जहां आपकी सबसे ज्यादा कोई चीज की डेवलपमेंट होती है। इसीलिए यूपी और बनारस की न्यूज आपको अच्छे से करके चलना है। उसके बाद आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। इंपॉर्टेंट है आपका। आपका क्या है? प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है आपका? अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। चूंकि कोई अंतरराष्ट्रीय न्यूज होती है, अंतरराष्ट्रीय कोई महोत्सव होता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजन किया जा रहा है? प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में आयोजन किया गया है। उसके बाद देखेंगे गोरखपुर में आपका शहीद अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान, ये आप जानते ही हैं कि आपको यूपी स्पेशल में भी कराया गया है। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश, देखिए जनजाति संस्कृत समागम हुआ है, ये नहीं, सॉरी, ये देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने वेस्टर्न सिडनी, मतलब ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है, उसके मध्य एक समझौता किया है कि ऑस्ट्रेलिया का यह विश्वविद्यालय, क्या समझौता हुआ है? ऑस्ट्रेलिया का यह विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में अपना पहला कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगी। ऐसा एक क्वेश्चन पिछली बार पीसीएस और आरओ में भी पूछा गया था। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ था, तो वो एक अपना उसने एक कैंपस खोला था यूपी में, तो पूछ लिया था कि किस जगह खोला गया। इसी प्रकार ये न्यूज है। तो मेरे हिसाब से पीवाईक्यू को देखते हुए ये न्यूज थोड़ा सा इंपोर्टेंट बन गई है। सीधा पूछेगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के एक मध्य समझौता किया गया है। तो वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय द्वारा अपना पहला कैंपस यूपी में कहाँ खोला गया है? ग्रेटर नोएडा डाल देगा, गाजियाबाद डाल देगा, लखनऊ और आपका प्रयागराज या बनारस डाल देगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ग्रेटर नोएडा याद रख के चलना है कि सिडनी के साथ आपका का मतलब ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ है, तो ग्रेटर नोएडा में उसने अपना पहला कैंपस खोलने की मंजूरी दी है। उसके बाद कुंभ वाणी चैनल, और आप देखेंगे कुंभ सहायक चैटबोट। कुंभ वाणी, वाणी से आप समझ रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में आकाशवाणी के कुंभ चैनल मतलब कुंभ वाणी चैनल, तो ये आपका एक एफएम रेडियो चैनल है, जो क्या है 103.5 मेगाहर्ट्ज पे चलता है। जैसे 92.7 एफएम आता था, उसी प्रकार 103.5 पर एक कुंभ वाणी चैनल चलाया गया है, जिसका क्या होगा ये काम, मतलब ये एफएम के तौर पर आपका यूज होगा। और ये कुंभ की भी जो भी जानकारी होगी वो एफएम के द्वारा लोगों को दी जाएंगी। तो आप याद रखेंगे, कुंभ वाणी से कंफ्यूज नहीं होंगे कि कुंभ वाणी कोई क्या है। तो कुंभ वाणी क्या है? आपका एक आपका एफएम चैनल है, आकाशवाणी का चैनल है। उसके बाद देखेंगे दो निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। तो सहारनपुर और मुरादाबाद में दो निजी पार्कों को मंजूरी दी गई है। सहारा मुरीद, मुरीद का सहारा या मुर्दा व्यक्ति का सहारा औद्योगिक पार्कों को मंजूरी देने में। औद्योगिक पार्कों को क्या होता है कि लोगों को मतलब कि आप ऐसे समझिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है, कई लोगों को विस्थापित करना होता है। तो ऐसे कुछ दिमाग में बना के चलिए कि कुछ लोग विस्थापित नहीं हो रहे होते हैं, तो जब तक उनको मुर्दा नहीं बनाया जाएगा, जब तक उनको मारा नहीं जाएगा, मूवीज में भी देखते हैं हम लोग कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाने होते हैं, पार्क बनाने होते हैं, तो क्या करते हैं, काफी लोग उनका विरोध करते हैं, कुछ गरीब लोग उनका विरोध करते हैं। तो विरोध के तौर पर क्या होता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनको विस्थापित करने के लिए कुछ ऐसा काम किया जाता है जिससे वो आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो क्या याद रखें, मुर्दों का सहारा लेके ही प्राइवेट औद्योगिक पार्क बनाए जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं। अब गारंटी मोचन निधि स्थापना ये छोड़ देंगे। उसके बाद है एग्रोटेक इंडिया भारत 2024। एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। अब डबल डेकर ई भी बस आपकी लखनऊ में चलाई गई इजी न्यूज आप कर सकते हैं। कुंभ सहायक पोर्टल आपको बताया, जिस प्रकार कुंभ वाणी पोर्टल आपका आकाशवाणी का एफएम चैनल है, उसी प्रकार आपका कुंभ सहायक पोर्टल क्या है, आपका आर्टिफिशियल आधारित एक चैट बोट है। आपका एक चैट बोट है, चैट बोट आप जानते ही होंगे, जैसे सीरी प्रकार से हो गया आपका, और एलेक्सा हो गया, इस प्रकार से आपके चैट बोट्स होते हैं, आपके जो चैट बोट्स आप कमांड देते हैं। जिस प्रकार आपका ये अभी चल रहा है रिसेंटली में आपका दो तीन आपके कई चैट बोट्स चल रहे हैं अभी रिसेंटली में, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप चैट बोट समझें, जिसको आप कमांड देते हो वो आपको पूरा का पूरा आपको रिलेट करके दे देता है कि आपको क्या इसका आंसर होता है। तो ठीक है, चैट बोट्स आप समझ गए होंगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आपका जो चैट बोट्स है, कुंभ सहायक एआई चैट बोट बनाया गया है, और ये 10 भाषाओं में बनाया गया है। तो आप इससे लिखकर और बोलकर दोनों भाषाओं में आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चैट बोट्स में भी आप जानते हैं कि चैट बोट जिस प्रकार से बने होते हैं, उनमें आप लिखकर और आप
बोलकर भी, जैसे जेमिनी हो गया, ये कई प्रकार के चैटबॉट्स हैं, तो उस प्रकार आप कमांड देकर उनसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कुंभ वाणी याद रखेंगे, कुंभ सहायक चैटबॉट याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क, पहला निजी टेक्सटाइल पार्क है, इसलिए आप थोड़ा सा याद रखिए, शामली में बनाया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे, ये थोड़ा सा आप न्यूज छोड़ सकते हैं, एक बार हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं, देखना हो तो 1 मिनट इसको देखेंगे क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराजगंज जिले में राज्य के पहले पीपी मोड स्थापित मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का उद्घाटन किए, एक बार दिमाग में रखिए, छोड़ भी सकते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इसको देख लेंगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र का आपका किस किस जिले में बनाया गया, इसकी स्थापना हेतु बागपत में बनाई गई है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बागपत जिले में इस केंद्र की स्थापना हेतु मंजूरी दी है। तो याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय योग, योग क्या, बाग में, जब हम बाग में जाके पत या तप करते हैं, तब हम योग के लायक होते हैं और हमारा जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि जब हम बाग में जाके तप या पत करते हैं, पत तप करते हैं, बाग में जाके तप करते हैं, बागपत, बाग में जाके तप करते हैं, बागपत, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाग में जाके योग का हम तप करते हैं, तो बागपत, ऐसे याद रखिए। उसके बाद चलते हैं, ग्रेटर नोएडा में आपका सेमिकॉन इंडिया का भी आयोजन हुआ है, और ग्रेटर नोएडा में आपका इंटरनेशनल ट्रेड शो भी होता है, ट्रेड शो भी होता है आपका, और इंटरनेशनल आपका ट्रेड शो तो वही है, सेमिकॉन इंडिया भी होता है। और आपको जो आपको ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी बताई थी, उसने पहला कैंपस भी आपको ग्रेटर नोएडा में खोला है, तो ग्रेटर नोएडा भी आपका इंपोर्टेंट हो जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल आपका गोरखपुर में बनाया गया है, और आपका पहला पूर्वांचल का यह सैनिक स्कूल है, पहला सैनिक स्कूल आपका लखनऊ में बनाया गया था। तो आपकी 3 न्यूज यहाँ से कवर हो रही होंगी। आपका पहला सैनिक स्कूल पूर्वांचल का आपका गोरखपुर में बनाया गया है, और सबसे पहला यूपी का जो सैनिक स्कूल बनाया गया था वो लखनऊ में। और यहीं आप एक याद रखेंगे, आपका जो पहला गर्ल्स का सैनिक स्कूल बनाया गया, पहला मतलब लड़कियों के लिए समर्पित पहला सैनिक स्कूल बनाया गया है, वो आपका वृंदावन मथुरा में बनाया गया है। और आपका जटायु संरक्षण केंद्र प्रजनन केंद्र काफी बार चर्चा में रहा है, तो ये आपका महाराजगंज कैंपियरगंज में रहा है आपका। तो आपका देखिए, अच्छे से समझिए इसको, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, थोड़ा सा स्पीड में करने के लिए, स्पीड खींच रहे थे, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपका कैंपियरगंज, ये आपका जो महाराजगंज में है, तो वहां का जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और किस लिए किया गया, जटायु से आप समझेंगे, यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय, क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होते हैं, जो अपने मतलब कि अपने आवास से विलुप्त होने के जो कगार पर होते हैं, लगभग समाप्त होने वाले होते हैं पूरी दुनिया से। तो एशियाई किंग गिद्ध वल्चर, मतलब एशियाई किंग वल्चर के संरक्षण को समर्पित विश्व का यह पहला केंद्र है। तो अब समझ गए होंगे आप, जटायु संरक्षण का पहला केंद्र आपका कैंपियरगंज और महाराजगंज में मतलब बनाया जा रहा है। तो इस न्यूज इजी थी आपको। और ये देखिए, रोड टू स्कूल आपका गोरखपुर में चलाया जा रहा है, निपुण कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, रोड टू स्कूल R2S कहाँ चल रहा है आपका, गोरखपुर में। उसके बाद आप देखेंगे, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आपने देख ही लिया है। और थोड़ा सा ये भी याद रख लीजिए, आपको यूपी स्पेशल में भी कराया है कि आपका जो SCR NCR नेशनल कैपिटल रीजन के आपके जो आधार पर SCR बनाया गया है, स्टेट कैपिटल रीजन, उसमें 6 जिले शामिल होते हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। यूपी स्पेशल में आपको ये छह जिले याद कराए गए हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। SCR में आपके कौन कौन से जिले शामिल नहीं होते हैं, ऐसे पूछ लेगा वो, 5 या 4 दे देगा, कौन कौन से शामिल नहीं होती है, 4 दे के पूछ देगा कौन सा शामिल नहीं होना, तो अच्छे से याद रखना। देखिए, लखनऊ तो आपका याद हो गई, सॉरी, लखनऊ तो आपका शामिल हो गई चूंकि कैपिटल है आपका, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। कुछ आपको अगर ट्रिक बनानी है तो एग्जैक्टली तो मैं कुछ ऐसी ट्रिक नहीं बनाया हूँ, चूंकि यूपी में आपको अच्छे से करवा दी गई है, ऐसे बना सकते हैं आप। देखिए, हर कोई सीता को उनकी नाव और राय के लिए मतलब बार बार टोकता रहता है, बार बार टोकता रहता है, कुछ भी ऐसे बना लीजिए, हर कोई सीता, नाव, राय, बाराबंकी, बाकी है कुछ, तो ऐसे आप ट्रिक बना के चारों पांचों को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एक तो आपको याद रहेगा लखनऊ, प्लस 5 की आपको ट्रिक बनानी है। हर कोई से बना लीजिए, सीता बना लीजिए, उन्नाव से नाव बना लीजिए, रायबरेली से राय, और बाराबंकी से बाकी है, कुछ ऐसा आप बना के याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका चलते हैं अगली न्यूज पर। तो ये आपकी लास्ट न्यूज थी, SCR आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, SCR इंपोर्टेंट है, आपको बताई दिया है। हर कोई, सीता, नाव, राय, बाराबंकी और लखनऊ आपका आता ही है, ये आपके स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल होते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन में आपको बताइए, यूपी के 8 जिले होते हैं, बागपत, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इस प्रकार इस तरफ होता है आपका हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ,
और आपका एक और जिला शामिल होता है। तो इस प्रकार 8 जिला आपके शामिल होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए आपको यूपी स्पेशल, आप यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ये याद नहीं या लग रहा होगा कहाँ से पढ़ें, तो यूपी स्पेशल की 2-2 घंटे की आपकी 2 मैराथन है, तो उसको पढ़ के आप पूरा अच्छे से कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। चूंकि ये लास्ट क्लास थी, खेल बड़ा चैप्टर था, यूपी स्पेशल भी उसमें काउंट करना था, इसलिए थोड़ी सी ये लगभग लंबी क्लास हो गई है, वरना खेल तो आपका 1 घंटा 15 मिनट में ही आपका कंप्लीट करवा दिया गया था। तो ये आपकी घटना चक्र की लास्ट क्लास मेरे द्वारा होने जा रही है। चूंकि अब आपके 6 दिन बचे हैं, तो आपकी छोटी सी मिसलिनियस टॉपिक्स के लिए छोटी-छोटी क्लासेस यदि संभावित रहेंगी, तो आपके लिए जरूर लाई जाएंगी। अनुभव सर के द्वारा भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू लाई जाएंगी। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए, आप बिल्कुल भी चिंतित मत रहिए, मतलब रहिए कि आपकी क्लास नहीं आ रही है या कुछ टॉपिक छूट रहा है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा आपको टॉपिक कंप्लीट करवाया जाए, और जो लास्ट तक बने रहते हैं, तो आपसे बस यही दरखास्त रहती है कि आप कमेंट करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और यदि अपने दोस्तों में लग रहा है कि कुछ अच्छी है तो शेयर भी कर सकते हैं, और वो सब्सक्राइब तो फिर अपने हिसाब से कर ही लेंगे। बस आप फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि ये क्लास कैसी रही है। बस इतना आपसे गुजारिश करते हैं कि एक बार अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दिया कीजिए, जिससे हमें आगे मोटिवेशन जरूर मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।